चलिए जी। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। चलो जी, एक नया दिन, एक नई शुरुआत और अब कुछ नया। चलो जी, आओ। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, थोड़ा सा मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करा दो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। बिकॉज जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, राइट, वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ढंग से। गुड मॉर्निंग बेटा ऋषिका। बाकी लोग ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं सब हमें। हाँ, अंजलि बेटा गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गर्व बेटा मॉर्निंग। गोलू ऑनलाइन है, तेरे को आना चाहिए ना यहाँ पे। चलो बेटा, शुरू करते हैं। अच्छा जी, राम राम बेटा अजय, आ जाओ। ठीक है। आस्था बेटा गुड मॉर्निंग, आ जाओ। चलो ठीक है, अब आ जाओ। बिफोर वी स्टार्ट, देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या है, आपको इस महीने और नेक्स्ट महीने करना क्या है। सिंपल सी चीज है, देखो। किशन बेटा प्रणाम, मेरे सामने बैठा है। चलो जी, देखो जी, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब हम करने क्या वाले हैं, देखो। आपके आपका जो ये एग्जाम था सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर नंबर 7, राइट, ग्रुप 2, ये अभी कुछ अटेम्प्ट्स पहले ही सब्जेक्टिव में पूरी तरीके से कन्वर्ट हुआ है। जब आप इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, राइट, आप जब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो एक्सक्लूसिवली फॉर सी एग्जीक्यूटिव काफी कम कंटेंट दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए, आज से जो हम प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे, सभी लोग बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। आज से हम जो प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे, उसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, राइट। क्योंकि अगर मैं आपको इजी करा दूं और आप बोलो हाँ हाँ सर आ गया, और एग्जाम में आपको इससे थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन आया, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, गरिमा बेटा जय जिनेन्द्र, रिंकी बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो अब तो मेरी बात सुनो। तो जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं स्कैनर के और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रॉपर, बेटा वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफी इजी लेवल पे दिए हुए हैं। आपको उस लेवल के हैं ही नहीं इस लेवल के दूसरे कोर्सेज में, आपके सिमिलर कोर्सेज में चल रहे हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, आप मेरे साथ क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आज मैं करवा रहा हूँ, और पहले तो ये मैंने आपको पहले ही रिकमेंड करा था कि आप घर से रिवीजन करके आए होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तब आपको सिर्फ 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 बैठ के सिर्फ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, आपको मेरे साथ इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, थर्ड थिंग इज, बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद करना है, जो कि आप मेरे को अगले दिन रिपोर्ट करेंगे कि सर वी हैव डन इट। ठीक है सर, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम जो क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफी लेवल के होंगे, इसमें आपको देख के डर भी लगेगा कि सर ये क्या है, बट आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप टॉप लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, नीचे के लेवल के क्वेश्चंस आपके स्कैनर्स में दिए हुए हैं। तो सर फिर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा बेटा, मैं हमेशा टारगेट करता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे, आप ये देख लेंगे कि इस टॉपिक में से इस लेवल से ज्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर जब आप मेरे साथ ये पूरा नवंबर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ स्कैनर्स के, मेरे को पता है आपने देखे होंगे, बट फिर भी मैं सभी बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ, आपको रिवाइज करते करते सिर्फ वो क्वेश्चंस देख लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना इजी आपका स्कैनर दिया हुआ है। ठीक है,
ये रहा आपका स्कैनर। ये सभी बच्चों को पता होगा, दुनिया के सारे बच्चे ये स्कैनर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, दिस इज स्पेशली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस पेपर नंबर 7। ये है आपका। अच्छा, आपको हंसी बताएं क्या आएगी जब आप इसका इंडेक्स देखोगे। इसमें जीएसटी का जब आप इंडेक्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि देखो क्या पूछा गया है इसमें। सिंपल कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, पूछा ही नहीं, बेसिक्स पूछा ही नहीं अभी तक, क्योंकि आपका देखो दिसंबर 24 और 25, जून 25 के ही इसमें क्या दिए हुए हैं। ये 2 अटेम्प्ट से ही आपके क्या हुए हैं, पूरी तरीके से सब्जेक्टिव हुआ है सब्जेक्ट आपके लिए, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये कौन सा चैप्टर ले रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन, फिर ले रहे हैं टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड सबसे बड़ा चैप्टर इसमें सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है आपका आईटीसी एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, राइट। एंड लास्ट है आपका प्रोसीजरल कंप्लायंस, इसमें छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक आ रहे हैं, और फिर ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स है 5 नंबर का। समझ में आ रहा है क्या? देखो इसमें अलग से आपको एग्जाम्पशन दिखेगा ही नहीं, ये सब सब ये जो आईटीसी एंड कंप्यूटेशन और टैक्स लाइबिलिटी है ना, इसमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में देके रखे हुए हैं, अलग से आपको एग्जाम्पशन से कोई क्वेश्चन दिए ही नहीं हुए हैं। ठीक है, बट बट ये तो बात हुई, तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि जब आप दिसंबर में सेल्फ रिवीजन करेंगे तो आपको ये स्कैनर, ये और एक ये स्कैनर होता है, ये देखो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का स्कैनर है, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का, वही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो इसमें देके रखे हुए हैं। ठीक है, आपको इसमें का स्कैनर करना ही है, काफी इजी है, क्योंकि जिस लेवल के हम क्वेश्चंस करेंगे, हम डेडिकेटेडली एग्जाम्शन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब आपको ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इजी लगेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कल आपने देखा होगा मैंने शेड्यूल डाल के उसको डिलीट कर दिया था, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्शंस के आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं कोरिलेशन है विद आरसीएम, आरसीएम चैप्टर से उसका कोरिलेशन है, और कहीं ना कहीं उसमें बीच बीच में एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से भी रिलेट करता है। समझ में आ रहा है क्या? पूरा इंटर रिलेटेड है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो सबसे ज्यादा टारगेट है हमारा कि भाई टाइम वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आईटीसी। इस चैप्टर को संडे को इसलिए रखा था क्योंकि हमको क्या करना है, आईटीसी पे बहुत से बहुत ज्यादा वो रखना है, टाइम देना है। संडे को हमारा बड़ा लेक्चर होगा, ज्यादा टाइम का होगा लेक्चर इस बार, 3 से 4 घंटे का हो सकता है अभी तक जितनी मेरी वो है, क्योंकि संडे के दिन ही हमारे पास इतना टाइम है। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो इसलिए आप लोग अब जो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ उस पर पूरा ध्यान देंगे। डरना आपको नहीं है कि सर ये क्या ऐसा क्वेश्चन है इसमें, तो देखो क्योंकि जब एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे तो पढ़ने में तो बहुत आसान हो रहा था, ठीक है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करने बैठे तो इसका तो कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। जी हाँ, ठीक है, पर डरना नहीं, क्योंकि हम सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बाकी फिर लोअर लेवल के क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेंगे। दिसंबर में आप करेंगे क्या, क्वेश्चन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, तब आपको सिर्फ स्कैनर पे, स्कैनर जो है इसमें का जो स्कैनर्स होते हैं इन पे आपको ध्यान लगाना आ रहा है क्या? अच्छा, एक बात और, जो बच्चा ये प्रैक्टिस सेशन नहीं कर पाएगा, अटेंड नहीं कर रहा है या सीरियसली नहीं है वो इस चीज के लिए, तो उसको एक नुकसान ये होगा कि कई छोटी छोटी चीजें हैं, कई छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनेशन चैप्टर में हमने समझो क्लास में डिस्कस ही नहीं करी है, वो एक पॉइंट भी आ गया। जैसे जीटीए में हमने वो डीएम में रोना करा था, डीएम में रोना करा था, उसमें एक और छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप कंसाइन वो पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी वो, कि कंसाइनी अगर आप कंसाइनमेंट भेजते हैं और पूरे कैरेज का अगर जो भाड़ा है वो 1,500 रुपए, या अगर सिंगल कंसाइनी का जो बिल है वो 750 रुपए से कम है तो वो एग्जाम्प्ट है, वो चीज मिस्ड है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहां पे देखो समझ में आ रहा है क्या? ये सब इसलिए है आपके लिए, नवंबर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई छोटी छोटी चीजें जो मिस हो जाती है वो सब अभी कवर हो जाएगी। क्लियर है? मैंने आपको एग्जाम्शन लिस्ट दी थी कि बेटा ये मिसलेनियस वाले एग्जाम्शन, देखो कई क्वेश्चन आज हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। एक सिंपल है ओल्ड एज होम से रिलेटेड, आज करेंगे अभी वो क्वेश्चन। ओल्ड एज होम से रिलेटेड क्या है, तो सिंपल है कि गवर्नमेंट चला रही हो, 25,000 रुपए से कम का है तो वो पूरा एग्जाम है, वो उसने 5 नंबर। पहली पॉइंट, क्लास में रहने का पहला रूल, डरना किसी भी चीज कि सर ये क्या है, हमको कैसे आएगा। स्कैनर के कराऊंगा ना तो आप हवा में उड़ने लग जाओगे, सर क्या है स्कैनर में,
कुछ भी नहीं है स्कैनर में। वो आपके एनडीए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिसंबर के लिए, लेकिन मेन जो हम ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लैरिटी है? कोई डाउट है मन में अभी भी किसी को भी इधर? हाँ बेटा अजय, पीडीएफ है, क्वेश्चंस क्वेश्चंस का पीडीएफ सेंड होगा, पहले भी करा था, बिल्कुल चिंता मत करो उस चीज। बट आपको इन क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बिकॉज एग्जाम्शन इज द ओनली चैप्टर जो सब जगह के एडजस्टमेंट आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेगा। अभी जब करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है कि सर ये क्या है, ये इस लेवल का। समझ में आया क्या? चलो, सब क्लियर है मेरे साथ? चलो एक सेकेंड। आ जाओ बेटा, चलो जी, आ जाओ। अच्छा, कल का टारगेट रहेगा हमारा आरसीएम। आरसीएम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। पूरे एग्जामिशन में आपको कहीं ना कहीं आरसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे। आज एक क्वेश्चन है आरसीएम वाला, आज नहीं कराऊंगा, भले ही टाइम नहीं रहेगा, कल करेंगे, लेकिन आरसीएम सबसे ज्यादा, क्योंकि आरसीएम पूरा रट्टा मारने वाला चैप्टर है। किसने किसको दी, आरसीएम में कौन टैक्स भरे, और बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रहेगा। आ जाओ। तो पहले हम बात करते हैं एग्जाम्शन चैप्टर की। चलो जी, आप सभी को ये शीट मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? ये शीट है आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक की। ये है आपकी क्वेश्चन बैंक की शीट। सारे बच्चे, बेटा मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो आपको मेरी सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका एग्जाम्शन का। हम कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, आ जाओ बेटा सारे लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब मैं आपको देखो, क्लास में प्रैक्टिस कराने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का एक और बेनिफिट है, आप ये सीखोगे कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता तो आप गड़बड़ करोगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे होंगे, आप पढ़ लोगे, कुछ क्वेश्चंस का साइज बड़ा होगा तो आप ऊपर पढ़ते जाओगे और नीचे आपको भूल जाओगे कैसे करना है। तो देखो, एक बात मेरी कान खोल के सुनो, अब से जो भी प्रैक्टिस सेशन में बातें बोल यार, बिल्कुल याद कर रख लेना है अपने उसमें, टिल एग्जाम से याद रखो, लेकिन याद रखना है क्वेश्चन में एक भी वर्ड, क्वेश्चन में एक भी वर्ड फालतू का नहीं होता है। या तो वो आपके एडजस्टमेंट में काम आने वाला है, या उसका एक काम होता है कंफ्यूज करने का। पर कोई भी वर्ड जो रहेगा वो आपके लिए फालतू का नहीं होगा कि बेमतलब दे दिया है। समझ में आया? एक एक वर्ड का रिलेवेंस है, इसलिए ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे हम। आ जाओ बेटा, देखो क्या बोल रहा है ये, अब मेरी बात सुनना। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन था सीए इंटर का, देखो क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि लेवल के क्वेश्चन यहीं मिलेंगे। आ जाओ, देखो सारा कंसंट्रेशन आपको यहाँ लगाना है। पहली बात तो, मिस्टर श्याम दास वॉज एडमिटेड टू सुरक्षा हॉस्पिटल। दिमाग में घंटी बजना चाहिए, जैसे ही सुरक्षा हॉस्पिटल बोला है मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड एग्जाम्शन की घंटी बजना चाहिए। ठीक है, फॉर 2 days इन रिलेशन टू डायग्नोसिक डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब समझ में आया क्या? हेल्थ केयर में हमने डीटीसी पढ़ा था, तो डी में डायग्नोसिस आया था। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम हिज किडनी फॉर द साइड सर्विसेज। सुरक्षा हॉस्पिटल ने क्या चार्ज कराया उससे, फ्रॉम मिस्टर दास से, ये फॉलोइंग चीज है। देखो दिमाग में घंटी बजी, सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस का क्वेश्चन है, और इसके बाद जल्दी से ये एडजस्टमेंट पढ़ने के पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, इन अबव सिनेरियो एक्सप्लेन वेदर सुरक्षा हॉस्पिटल शुड लेवी जीएसटी और नॉट इन लाइन विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द जीएसटी। हमको ये बताना है टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब वो क्लियर है ये चीज?
टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो हम इसके ऊपर आते हैं कि देखो आखिर इसको क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपको ये करने में। आ जाओ, देखो सीधे। अच्छा, पहले हम ऐसे डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आंसर में इसको कैसे प्रेजेंट किया। ठीक है, चलो आप मेरे को बताते जाएंगे कि सबसे पहले रूम रेंट ₹7,000 पर डे फॉर 2 days, यानी कि टोटल मेरे हिसाब से 14,000 बोल रहा है वो, 7,000 का इंटू 2 दिन। ठीक है, अच्छा क्या हेल्थ केयर सर्विस में रेंटिंग ऑफ रूम्स आता है? हाँ सर आता है। डीटीसी, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट केयर, केयर में जाते हैं तो रूम में आता है। रूम में हमने क्या पढ़ा था? 5,000 तक का है तो एग्जाम्प्ट है, नहीं तो टैक्सेबल है। उसमें भी टैक्सेबल में हमने क्या पढ़ा था? अगर आईसीयू, आईसीसीयू और एनआईसीयू है और 5,000 रुपए से ज्यादा है फिर भी एग्जाम्प्ट होगा, बचा हुआ टैक्सेबल होगा। तो अब आप मेरे को ये बताएंगे कि ये जो 5,000 का वाला रूम वाला जो सर्विस दिया है, ये टैक्सेबल है कि एग्जाम्प्ट है? आंसर इज टैक्सेबल, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन थिएटर चार्जेस एग्जाम एग्जाम। अब तुम ये मत बोलो सर आपने ऑपरेशन थिएटर का बनाया, अरे ऑल वो तो बेटा ट्रीटमेंट में आएगा ही ना, दैट विल बी कवर्ड इन ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स कंसल्टेशन ₹8,000, डॉक्टर्स जो आपको हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहा है बेटा वो भी एग्जाम्प्ट है। एंड अदर सर्विसेज भी हॉस्पिटल से रिलेटेड ही होगी, 4,000 की, तो बेटा वो भी है। यानी कि इसमें ये समझ में आया कि सिर्फ ये वाली जो सर्विस है, ये क्या है, रूम रेंट वाली, ये टैक्सेबल है, ये बाकी तीनों की तीनों हमारी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अच्छा सर कितने मार्क्स तक? 4 मार्क्स। देख लो, फालतू के 4 नंबर। ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, अब बच्चों के मन में एक डाउट बहुत, वेरी गुड गरिमा बेटा, शाबाश, एक्टिव रहिए बेटा। देखो सुनो, जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके साथ में मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि जो बच्चे सामने बैठते हैं वो मुझे मालूम पड़ जाता है उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऑनलाइन वाले बच्चे, मुझे पता है कमेंट बॉक्स हमारा बहुत स्लो है, फिर भी आपको इसमें लगाना करना है। ठीक है, चलो वेरी गुड गरिमा, शाबाश। चलो आ जाओ बेटा। अब नेक्स्ट चीज, इसको सर हमको शो कैसे करना है। ठीक है, तो हमको कि हम आंसर आंसर पे जाएंगे। अच्छा, एक सवाल हमेशा आता है, सबसे ज्यादा बच्चों की तरफ से आता है कि सर हम प्रेजेंटेशन कैसे करें। देखिए, पूरे टैक्स पूरे टैक्स में चाहे डीटीओ आईडीटीओ, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया गया है किसके लिए, क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन फिर सर कैसे करना है अगर आप बोल रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक नहीं है? देखो बेटा, जितना क्लियर आप प्रेजेंट करोगे, क्लियर का मतलब है जितना ज्यादा अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे, अच्छे से प्रेजेंट करने का मतलब सामने वाले चेकर को ये नहीं होना चाहिए कि ये टू, देखो उसको भी पता है 2+2 4 होता है, अगर आप डायरेक्ट 4 लिख के आ जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी उसको कि ये, अब क्योंकि 3+1 भी तो 4 होता है, 1+3 भी तो 4 होता है, 5-1 भी तो 4 होता है, तो आपको 4 डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको साइड में 2+2 लिखना है। बस ऐसा प्रेजेंट करना है ताकि उसके मन में ये ना रहे कि भाई ये लेके कैसे आया। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं करना है, जितना ज्यादा आप प्रेजेंट करेंगे, जितना ज्यादा उसको डेटा प्रॉपर देंगे वो होगा। बिल्कुल इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, मैं स्पेशली टैक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता। टैक्स सब्जेक्ट में आपको प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल में हमेशा वही होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, एक अमाउंट का होगा। अब जैसे जीएसटी में 3 टैक्स लगते हैं, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, एस की जगह यूटीजीएसटी लग सकता है। तो बेटा ये 3 कॉलम तो आना ही है क्वेश्चन में, अगर उसने टैक्सेबिलिटी का पूछ लिया, एक पर्टिकुलर कॉलम आएगा, और चाहो तो एक छोटा सा कॉलम नोट्स का बना दो, नीचे नोट्स रेफर कर दो उसके। ये है प्रेजेंट। इसलिए मन से ये निकाल देना कि सर मेरे को प्रेजेंटेशन कौन सा करना है, कैसे करना है। यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट प्रॉपरली। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपने 4 नहीं लिख देना है, आपको लिखना है कि आप 2+2 करके 4 लाए हो कि 5-1 करके 4। बस इतना सा फंड है, कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। समझ में आया है क्या? चलो जी, चलो अब इसको कैसे उनने प्रेजेंट करा है। आ जाओ बेटा, देखो ये रहा 13 वाला आंसर, देखो क्या लिखा है, सिंपल था उसने।
बल्कि इन्होंने तो बहुत शॉर्टकट में लिख दिया है। हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, देखो वर्ड बोला क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हॉस्पिटल हमने वो 3 में से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आया था, आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर आपको सर्विस नंबर या एंट्री नंबर जो है वो याद है 74, देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपको याद नहीं, जरा सा भी डाउट है तो प्लीज कोट करके मत आना, क्योंकि गलत कोट करके आओगे वो आपके सेक्शन की तरह होता है, कंपनी लॉ में सेक्शन या लॉ में जो सेक्शन होता है, आप अंदर का टेक्स्ट सही लिख रहे हो, प्रोविजन सेक्शन नंबर गलत लिख देना तो नंबर काटेगा बहुत ज्यादा। इससे अच्छा तो एज पर द रिलेवेंट सेक्शन होता है, वर्ड पता है ना ये चीज, कि आप चाहो तो लिख दो, इन्होंने नहीं लिखा एज पर दी सीरियल नंबर 74 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28/6/2017 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, वो सब सीजीएसटी एक्ट की थी, एक अलग से आएगी आईजीएसटी की, बता दूंगा मैं, ठीक है। नोट, हाउएवर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम having room charges exceeding 5,000 per day to a person receiving health care are not exempt। डायरेक्ट मत लिख देना रूम रेंट होगा 5,000 से ज्यादा तो टैक्सेबल। तो कितने अच्छे से देखो, ये थर्ड क्लास क्वेश्चन को मैं 1 मिनट में आगे बढ़ा सकता हूँ, हम देख रहे हैं वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है। देखो, हाउएवर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ने पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था ना, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल, और तीसरा पैरामेडिक्स, तो उसने कितना अच्छे से लिखा, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम, देखो क्योंकि रेंट में केयर में वो नीचे लेके गया था रेंटिंग ऑफ रूम्स करके, तो उसने कह दिया प्रोवाइडिंग रूम, हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 पर डे टू अ पर्सन, उन्होंने ये भी करा टू अ पर्सन, मतलब कोई पर्सन नहीं, वो पर्सन जिसको वो हेल्थ केयर सर्विस मिल रही है, तो रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विस आर नॉट, पॉइंट कर दिया। इसके बाद देखो कितना आसानी से करा, इन द व्यू ऑफ द सेम, उनने ये भी लिख दिया कि 14,000 टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उनने फिगर दिया 7,000 का। देखो उनने ये कभी नहीं पूछा कि आप वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या आपसे ये बोला कि आप वैल्यू निकालो, उन्होंने तो ये बोला कि बस जीएसटी लेवी होगा कि नहीं होगा, फिर भी देखो क्योंकि उन्होंने यह फिगर दिया था 7,000 का, तो भैया इन्होंने क्या कर दिया, अच्छे से दिखा भी दिया, क्योंकि 7,000 पर डे के हिसाब से 14,000 होता है, दैट इज लाइबल टू जीएसटी। चूंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, मन लगा के दिल लगा के मत बैठ जाना, आगे क्वेश्चन भी करना है, तो फिर सीधा बोल दिया, अदर देन रूम रेंट ऑल अदर नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुरक्षा हॉस्पिटल आर एग्जाम फ्रॉम, हो तो आप ये लिख सकते हो ऑल अदर सर्विसेज और उनके नाम लिख दो कि भैया डॉक्टर कंसल्टेशन, ऑपरेशन थिएटर एंड अदर सर्विसेज। बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन होगा, कम वर्ड्स हो रहे, ज्यादा वर्ड्स हो रहे, काम की बात कर दी उन्होंने, बात खत्म, 4 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया है आंसर इसका, मैंने आपको बोल दिया कि आप अदर देन रूम रेंट की जगह और नीचे सर्विसेज का नाम लिख के उनको एग्जम्प्ट कर, तो आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर का बेटा दो लाइन में निपटा दोगे तो वो 4 नंबर नहीं देगा प्रॉपर तरीके से। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? मनीष बेटा राम राम, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कराने का मेरा पर्पस है ही नहीं, ओवरऑल एग्जाम के टेस्ट को समझ लो, क्योंकि आप से फाइट करने जा रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब मालूम होना चाहिए, किस तरह की फाइटिंग आपको जरूरी है, स्किल्स जरूरी है, वो जानना जरूरी है, इसलिए इतना सब कुछ है। आ जाओ, इसके बाद हम क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ बेटा। अब आया थोड़े ढंग के क्वेश्चन, ये तो क्या था, एक टाइल बॉल खिलाते ना बच्चे को, पहले अंडर आर्म, ये वो थी। अब आ जाओ मेन बॉल में, आ जाओ बेटा, चलो क्या बोल रहा है, देखो, और पहली बात कभी भी क्वेश्चन के साइज को देख के घबराए, ओ बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, जेनेसिस सर्विस लिमिटेड, मैं पहले हमेशा मेरा शॉर्टकट ये होता है, मैं लास्ट की लाइन पढ़ता हूँ कि आखिर ये किस चैप्टर से क्वेश्चन है, भाई डीटी का क्वेश्चन है, आईडीडी का क्वेश्चन है, उसमें भी किस चैप्टर का है, 2 मिनट पहले ये लाइन पढ़ लो ना, कमेंट ऑन द टैक्स अदरवाइज ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑल्सो प्रोविजन, तो ये है। अब ऊपर में जाता ये आईडीडी, आ जाओ ऊपर, अब देखो क्या बोल रहा है, जेनेसिस सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब ये क्या है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है,
is engaged in providing various services to the government. आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को सर्विस. The company provides the following details in respect of services provided during the month of April. तब ये जो जेनेसिस लिमिटेड है ये क्या कर रही है, गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है. तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी सारी सर्विसेज वो सब आ जाएगी. कुछ मिसलेनियस है, ये अब आप देखो क्या आएगा. सबसे पहले बोल रहे हैं ये क्या, ये बोल रहे हैं हमको कि आपको क्या करना है. पहला है सप्लाई ऑफ मेन पावर, ठीक है, सप्लाई ऑफ मैन पावर, मेन पावर नहीं मैन पावर, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, देखो अभी जरा और ऐड कर नोट्स आपको क्लियर होगा. देखो थर्ड नंबर का मैंने आपको बोला था मिसलीड था. थर्ड नंबर में वो क्या बोल रहा है कि अगर आप प्योर सर्विस देते हो एक्सक्लूडिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है. देखो सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इन रिलेशन टू एनी फंक्शन, पंचायत का, कॉन्स्टिट्यूशन का, म्यूनिसिपैलिटी का, तो बेटा एक बात बताओ, क्लीनलीनेस ऑफ रोड काम किसके अंडर आता है, म्यूनिसिपैलिटी के. तो सिंपल सा थर्ड नंबर की एंट्री है हमारी. थर्ड नंबर की एंट्री जो मैंने आपको शीट दी थी उसमें नीचे लिखा था ये मिसलेनियस लाइन वाले हैं, एक बार पढ़ लेना. और मैंने आपके लिए इसके लिए एक और चीज सोच के रखी है, ये एक सीएमए के जो मॉड्यूल है उसमें आपकी एग्जाम्पशन लिस्ट बहुत प्यारी दे के रखी हुई. मैं आपको उसके फोटोज भेज के एक पूरा पीडीएफ बना के भेज दूँ तो आपको वो एक बार में पढ़ने में बहुत आसान होगा. कल मैंने देखा था जब उसको तो मुझे लगा कि ये और हेल्पफुल रहेगा, वो भी बना के दे. बट ये जो सिंपल सिंपल सिंगल लाइन वाले हैं ये हमको धीरे धीरे करके ही याद होंगे, ये एक बार में किसी को याद नहीं होता, मेरे को भी नहीं. ठीक है, ये क्या बोला उन्होंने, प्योर सर्विस दे रहे हो, प्योर सर्विस यानी कि किसी भी तरह की सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए. किसको दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हो, किस रिलेशन में, पंचायत से रिलेटेड कामों से या म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कामों का अगर वो दे रहे हो तो वो एंट्री नंबर 3 में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो बेटा देखो कि क्या बोल रहे हैं, आंसर नंबर 9 एक एक करके कर. देखो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और टैक्सेबिलिटी. मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि उन्होंने इसे पूछा है फॉलोइंग इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ जेनेसिस सर्विसेज लिमिटेड. ठीक है, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी टैक्सेबिलिटी नीचे दी हुई है. पहली चीज सप्लाई ऑफ मैन पावर आप लिख दो शॉर्ट में. देखो कई बार क्या होगा, इस सर्विस जो दी हुई है, देखो ये जो सर्विस, ये इतना बड़ा पॉइंट अगर दिया हुआ तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेन क्रक्स लिख सकते. पर ऐसा भी नहीं डायरेक्ट आपने 1 पॉइंट करा और एग्जाम डॉट टैक्सेबिलिटी लिख दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना ये. अच्छा एक चीज और, एक चीज नोटिस करी होगी, नहीं करी होगी, नहीं करी होगी तो देखो एक चीज, ये देखा है कुछ यहाँ आप 1 2 3 भी लिख सकते थे, ABCD भी लिख सकते थे, नहीं लिखना. क्यों, उसने क्या करा है यहाँ पे, रोमन स्मॉल नंबर्स यूज और डायरेक्ट 2 कॉलम मत बना देना, या सीरियल नंबर को या टैक्सेबिलिटी का, 1 एग्जाम 2 टैक्सेबिलिटी. नंबर किस बात के, क्योंकि उसने आपको यहाँ क्या बोला था क्वेश्चन में कि भैया आपको करेक्ट लीगल प्रोविजन भी बताना है उसको. क्लियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर शीट लिया, इसमें सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर इन्वॉल्विंग क्लीनिंगनेस ऑफ नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, इधर कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट आर एग्जाम. तो याद हो एंट्री नंबर तो 3 लिख देना, वरना मत लिखना. क्लियर है कि आगे कोई ये सीधा सीधा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन की बात करते हैं. सर्विसेज प्रोवाइड बाय फेयर प्राइस शॉप, ये जो राशन की दुकान होती है ना, की भी एक एंट्री देके रखी है. फेयर प्राइस शॉप ओन्ड बाय जेनेसिस सर्विस लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर PDS अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कमीशन. अब देखो इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें सीरियल नंबर जो है आपका सीरियल नंबर 11 आता है. ये 11A साफ दिया, एक सिंगल लाइन की एंट्री देके रखी है. क्या, सर्विसेज प्रोवाइड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS. एज इट इज आया एंट्री, कुछ भी नहीं करा है. अगर आपको ये एंट्री थोड़ी भी याद है फेयर प्राइस वाली
तो बेटा आपको सिर्फ एग्जाम लिख के नंबर कमाना है। वैभव बेटा, तेरा कई बार सीरियस चेहरा देख के मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। डरना नहीं बेटा, है ना, सब साथ है। अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, एंट्री नंबर 11A, सिंपल। आज ही रात शाम को आप मेरे से, या रात तक मेरे से क्या ले लेंगे, आपको पूरी लिस्ट और अच्छे से वैसे मेरे नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर किसी को उसमें मजा आ रहा आप वो भी ले सकते। बट ये वाली जो सिंगल सिंगल की एंट्री है, देखो सिंगल लाइन एंट्री है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये पूछा, देखो वो क्या लिख रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ प्राइस शॉप बाय वे ऑफ सेल, साफ लिखा हुआ अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ एग्जाम। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मैंने सीधे एग्जामिनेशन चैप्टर उठा लिया, इससे बड़ा है, इसमें आरसीएम भी आएगा, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई भी आएगा, सब आ जाएगा। तो पहले ही दिन आपने तो एकदम धुआंधार मेन कोर्स करा दिया, स्टॉल तो खाने को मिला ही नहीं। स्टॉल्स बाद में मिलेंगे बेटा, वो कुछ भी आपको मतलब के नहीं है उतने, है ना, इसलिए आ जाओ। समझ में आ रहा है ना बेटा, ऑनलाइन वाले यहाँ कनेक्ट रहना। नेक्स्ट नेक्स्ट सर्विस क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट सर्विस वो आपसे बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। ये हो गया, ये हो गया, सर्विस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ street lights in a municipal area involving replacement of defunct lights and other spares along with the maintenance. Generally replacement of defunct lights and other spares constitute 35% of the service. तो बेटा इसके लिए आपका 3A ही है, ये 3A वाला। अब ये क्या बोल रहा है, देखो 3 क्या बोला था, मैंने आपको कल इसलिए लिखा था, कई चीजें जो क्लास में नहीं होती है वो यहाँ आपकी डिस्कस होंगी। देख लो, जो बच्चे मेरे साथ रेगुलर हैं उनको फायदा है। देखो 3 में क्या बोला था, प्योर सर्विस, सिंपल सर्विस, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगले में क्या बोला है, अगर आप कंपोजिट सप्लाई दे रहे हो 3A में, कितना, गुड्स एंड सर्विसेज का, इन विच गुड्स की जो वैल्यू है वो 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेड कंपोजिट सप्लाई से ज्यादा नहीं है। अरे बेटा 10,000 की सप्लाई करी आपने, तो गुड्स मैक्सिमम गुड्स कितना हो सकता है, 2500, 7,500 क्या हो सकता है सर्विस, तो ही एग्जाम्ड होगा। क्या बोल रहा है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेड कंपोजिट सप्लाई प्रोवाइडेड टू, वही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इसको पंचायत के लिए या किसी म्यूनिसिपैलिटी के काम के लिए दे रहे हो। स्ट्रीट लाइट सही करने का काम किसका, म्यूनिसिपैलिटी का, गाँव में पंचायत का। अगर लाइट होगी, है ना, स्ट्रीट सही करेंगे, ठीक। तो नॉट मोर देन 25%। अच्छा जी, हमारे वाले में क्या है, हमारे वाले में उसने क्या बोला, सर यहाँ 35% है, तो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। देखो कितना सिंपल दिया हुआ है, सर्विस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट, पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन छापा है, ठीक है, अदर स्पेस कॉन्स्टिट्यूटिंग 35% ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो बेटा ये जो होगा, अगर टोटल कंपोजिट सर्विस का 35% है, इसलिए ये 25%, नॉट मोर देन 25 बोला है, मतलब 25% या लोअर, ये होता अगर गुड्स का कंपोजिशन सप्लाई इतनी, तो फिर ये एग्जाम्प्ट होता, अदरवाइज ये बोले बेटा। एंड इफ यू वांट कि सर एक बार, है ना, कल आप हमको जो ये सिंगल सिंगल लाइन वाले है ना, एक बार वो आप पढ़ा देना, या एक बार फास्ट ट्रैक बता देना, हम वो भी कल कर लेंगे इफ यू, ठीक है, जैसा भी होगा क्लास के बाद हमें एक छोटा सा रिव्यू समझ में आया क्या सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो? ये ब्रोशर वाले भी अलग ही है, देखो ये क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। ये बेटा एक अलग ही अतरंगी सर्विस है जो आपको दी हुई है, किसमें, 72 पे, एंट्री नंबर 72 है वो। नंबर वाइज बेटा मैंने भी सॉल्व करें तो मुझे याद है, नंबर वाइज किसी को नहीं हो सकते बेटा, और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो 15 लाख के बाद सबसे बड़ा जुमला दे रहा है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो 72 में क्या बोल रहे हैं वो, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% of the expenditure is borne by the central government.
किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर खर्चा हो रहा है और 75% क्या कौन बियर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, तो बेटा फिर क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, फॉर विच 75% ऑफ द 75% तक का खर्चा कौन ले रहा है, गवर्नमेंट अगर बियर कर रही है तो एग्जम्प्ट होगा। हमारे क्वेश्चन क्या बोला है इसने, और फॉर विच, देखो उसने बोला है मिनिमम 75%, 75% और मोर, आप इसको इधर लिख सकते हो अपने नोट्स में, 75% और मोर रहेगा तो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल होगा। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, services provided to the government under any training program for which 75% or more of total expenditure is borne by the government is exempt. Since in the given case 70% of the expenditure is borne by the government, पूरा 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 टैक्सेबल होगा बेटा, पूरा टैक्सेबल होगा। क्लियर है? तो पूरी सर्विस को ही टैक्सेबल कराए ना बेटा, ऐसा नहीं है इसमें उतना वाला एक्सेस वाला वो हो जाएगा, वो नहीं, पूरा पूरा टैक्सेबल। क्लियर है कि नहीं है, बताओ बताओ बेटा। अब ये क्वेश्चन आपको अतरंगी इसलिए था, इसमें जितनी भी सर्विस दी है सारी मिसलेनियस वाली, बट देखो सारी सिंगल लाइन वाली है। आप बताएं क्या कर सकते, इफ यू वांट, अगर थोड़ा सा और तो हमने हमारी एग्जामिशन का आप प्रिंट आउट निकाले, अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है और जगह नहीं है तो एक छोटा सा पेज लगा कि सर्विसेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर वाले में ही इन सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। फेयर प्राइस शॉप को दे रहे हो, फेयर प्राइस शॉप कर रही है, कमीशन बेसिस पे कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। आप अगर प्योर सर्विस दे रहे हो जिसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसका, सप्लाई ऑफ गुड्स का, एंट्री नंबर 3 में एग्जाम्प्ट है। 3A में बोल रहा है कि अगर कंपोजिट है, गुड्स भी है और सर्विस भी है, और गुड्स का कंपोजिशन कितना नहीं है, 25% या उससे ज्यादा नहीं है, तो वो एग्जाम्प्ट है। तो एक जगह पे ही आपकी पूरी गवर्नमेंट सर्विस आ जाएगी। बोलो जी। कल आरसीएम पढ़ के आना बेटा, आरसीएम बहुत अच्छे से हमने करा हुआ है, बहुत अच्छे से हमने पूरा शीट बनाई हुई है। प्लीज कल आरसीएम का क्वेश्चन भी होंगे। क्लियर है? टारगेट मैं पहले ही बता दिया, आरसीएम है कल। ठीक है, बोलो बेटा, आया कि नहीं आया ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ बेटा गरिमा, मैं आपको एक बार ये मिसलेनियस वाले जितने जितने टॉपिक्स, मिसलेनियस वाली सर्विसेज हैं ये वाली, ये कल आपको पहले शुरू के 15-20 मिनट में मैं आपको ये बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल हम इसको एक बार मिसलेनियस वाले को भी एक बार हम पढ़ देंगे। तो अगर वो पढ़ा और पहले से पढ़ा होता तो ये वाली चीजें और आसान लग जाती। सर क्या क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, बोलो आया कि नहीं आया? ए बेटा इधर भी, अब तो तू हमारी सेना का एक बहुत खास योद्धा है। जिंदल साहब, जिंदल साहब को मेरे को अमरीशपुर याद आता कि इस पिक्चर में जिंदल साहब बना हुआ है, पिक्चर थी यार वो, थी यार। एक तो यार वो क्या विलन थे यार। नहीं, एक में वो एयरप्लेन वाला बनता है, पायलट बनता है, देखिएगा वो मीम, देखा है तुमने? नहीं, इसमें एयर पायलट वाली हमेशा यूनिफॉर्म पहन के रखता है, वाइट है वो। तो नेताजी को बोलता है कि मेरा बाप जब मैं छोटा था हाथ में पहुआ लेके ऊपर जब प्लेन उड़ता था तो बोलता था मैं मेरे बेटे को पायलट बनाऊंगा। अब हाँ, पर मैं उड़ा दो, पर लोगों को उड़ाता हूँ। वो नेता का चेहरा देखो यार, वो क्या सीन करा है भाई, बहुत ही गजब। अमरीश पुरी साहब, आहा, क्या एक्टर थे भाई, आवाज में टेस्टोस्टेरोन था उनके, क्या आवाज थी, भयंकर यार, बहुत मजेदार। पर इतना सारा याद कैसे करेंगे बेटा, रिवाइज करके करेंगे बेटा, सब करते हैं। आई नो ये फीलिंग आना बड़ी नॉर्मल है, ये 1-2 चैप्टर ही है, पर आज गोलू मेरे से फिर बोलेगा एक ही बात कि किसने कहा था कि जीएसटी बहुत आसान है। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ रिवीजन करना, रिवीजन से हो जाए। चलो आओ आओ बेटा, जोश बनाए रखो, चलो आ जाओ। एक और, अरे करे क्वेश्चन, चेहरे की हंसी क्यों उड़ गई है? अरे ऐसे मत करो यार। देखो इजी इजी क्वेश्चन करा के तुमको खुश करके है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि तुमको अरे वाह आगे आगे आओ वहां जाके। पेपर में इजी आएंगे तो तुम यूं ही फुद्दू क्वेश्चन कर दोगे। ये क्वेश्चन अगर आया तो तुम मेरे को बोलोगे सर क्या इजी इजी में निपटा दिया था, हमको कठिन आ गया वहां पे। नहीं ऐसा नहीं बेटा, आ जाओ।
ये ऑनलाइन वाले देखो, ऑफलाइन वालों को बहुत मजा आ रहा है, इसलिए तुम लोग भी जरा कमेंट में हंस दो, तुम्हारे चेहरे से क्लास में रौनक फैलती है बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग को मजा आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज बाय इंडियन रेलवे। क्या बोले हैं? इंडियन, क्या हो गया बेटा? हाँ, रेलवे को याद करो। बाय ट्रैवल में रेलवे में बहुत छोटे दो ही पड़े थे, इसमें दो तीन चीजें हमारे छोटी छोटी। बहुत सूखता है या सर्दी होती है, बार बार पीना पड़ता है बेटा। नहीं, वो एक मूवीज में कार्टून में दिखाते हैं ना, ऐसा एक सिपर टाइप का, वो यहाँ पे बॉटल लगी रहती है और यहाँ से सिप करता रहता है वैसे। हाँ हाँ, वो साइकिल साइकिल वाला रेस वाला मैंने देखा है। तो बस 16 दिसंबर आ रहा है, सुनो, 16 दिसंबर आ रहा है, मैंने आपको चलो चलो चलो, ए मस्ती नहीं बेटा, इधर आ जाओ। गोली बेटा, मस्ती नहीं, आ जाओ। क्या यार, बस बस, हाँ वो बहुत ही यार गजब, वो ऐसा ट्रैवल करते हुए तो मैं पहनूंगा तो मैं पूरे इंडिया का पहला टीचर लगूंगा, क्या स्टाइल में पहनना है भाई। आ जाओ, वैसे भी यही सब चीजें चलती है आजकल ना, जितना बकवास हो उतना बढ़िया चलता है चीज। आ जाओ, चलो सीरियस। अब फिर क्वेश्चन पे आते हैं, तो बोलते हैं डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विस बाय इंडियन रेलवे। जी, इंडियन रेलवे अगर आप, बहुत सारी मिसलेनियस चीजें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। तो पहला बोल रहा है क्लॉक रूम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पैसेंजर। क्लॉक रूम सर्विसेज, क्लॉक रूम पता है ना, जहां आप सामान रख सकते हो अपना। बेटा इसमें सिंपल साफ लिखा हुआ एग्जाम्प्ट सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल बाय वे ऑफ क्लॉक रूम। क्लॉक रूम की सर्विसेज हमेशा एग्जाम्प्ट होती है, है। फिर है सर्विसेज, इधर आ जाओ, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकेंड क्लास। क्या पढ़ा था रेलवे में हमने? सर फर्स्ट क्लास एंड एसी आर टैक्सेबल, सेकेंड क्लास में आपको जनरल का जो बेसिकली डिब्बा होता है वो आपका क्या आता है। अच्छा, और आप जब नेट पे देखोगे ना, तो फर्स्ट क्लास को उन्होंने बोला है कि यूजुअली एसी वाले कोचेस फर्स्ट क्लास होते हैं। स्लीपर को उन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं बोला, बट स्लीपर भी बेटा टैक्सेबल होगा, क्योंकि हमने बिल में देखा है, आएगा सिर्फ जनरल के डब्बे पे नहीं लगता है। ठीक है ना, स्लीपर में सीजीएसटी एसजीएसटी लगे हुए हैं। हाँ, इसलिए तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट क्लास एंड एसी आर टैक्सेबल। तो ये 20 लाख है, ये टैक्सेबल होगा नहीं। तो देखो, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इन सेकेंड क्लास exempt, since service of transportation of passengers by railway in a class other than first class or an AC coach is exempt। क्लियर है? नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म टिकट्स, बता दो भाई, एग्जाम है। प्लेटफॉर्म टिकट सोल्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल बाय वे ऑफ टिकट्स इज एग्जाम्प्ट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन चेन्नई। अगर रेलवे वाले अपनी बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, देखो क्या होगा। तो टैक्सेबल सिंस सर्विसेज सप्लाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू इंडिविजुअल बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल। देखो ये पता पॉइंट कहाँ पड़ा है, आपको याद आएगा आरसीएम में। वेरी गुड, शाबाश वैभव, वेरी गुड यार। टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी दिखाऊंगा पॉइंट, मन से नहीं है, हमने ये पढ़ा है। टू ए पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ आर नॉट एग्जाम्प्ट फर्दर टैक्स ऑन सेड सप्लाईज पेबल बाय द रेलवे अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देखो रुकना है, आगे आरसीएम
ये देखो, ये रहा इंडियन रेलवे सप्लाई सर्विस बाय गवर्नमेंट, और इसमें सबसे पहले पार्ट 3 में आता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में बाय इंडियन रेलवे है, तो कितनी बड़ी बात बोली है, फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड और नॉट। आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। हाँ, एक बात बताओ, इन्होंने जानबूझ के तुमको पारस लिमिटेड क्यों लिख के दिया, पारस ट्रेडर्स क्यों लिया है रजिस्टर्ड, ताकि कंफ्यूज में हो, क्योंकि हमको अधिकतर लगता है कि गवर्नमेंट तो हमेशा सामने वाले से टैक्स करवाती है। नहीं बेटा, रेलवे में ध्यान रखना हमेशा, जब भी रेंटिंग ऑफ होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी रेलवे करेगी, तो रिसिपिएंट चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, ये हमारा लिखा हुआ है। क्लियर है? ये है लेवल के क्वेश्चन, थोड़े थोड़े से लेवल वाले ही क्वेश्चन कर, है ना। तो फॉरवर्ड चार्ज मैंने आपको पहले कहा था, एग्जाम्पशन इकलौता चैप्टर है, में आपको आरसीएम पूरा इंटर रिलेटेड है, टीओएस और पीओएस तक आ जाएगा आपको, आगे अभी क्वेश्चन वो भी आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो। फॉरवर्ड चार्ज इज एप्लीकेबल वेदर रेसिपिएंट, दैट्स व्हाई साफ बोला गया है, रेंटिंग ऑफ warehouse located to railway station to Paras traders registered in Chennai, taxable since service supplied by Ministry of Railway to individual by way of renting immovable property to a person registered under GST law are not dumped. Further, tax on said service is payable by the railway under RCM. वेरी गुड वेव, अगर तुमको याद आ गया RCM। अब बस आ जाओ, तो नेक्स्ट, सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर इन एसी कोच। और एक चीज और बड़े ध्यान से, तो कई बार तुमको क्वेश्चन आए तो शायद पढ़ के तुमको ये लगेगा कि मुझे घर जाना है। कई बार पेपर ऐसे देख के ना बच्चों की धज्जियां उड़ जाती है एग्जाम में। कई बार रहता है एक पेपर बाउंसर आना इज सगुन, ये CSC कोई एक सब्जेक्ट का पेपर अच्छा खासा बाउंसर आया है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा क्या करता है, पूरी पूरी जो होप है ना वही लूज कर देता है, ये सोचे तो फेल हूँ अब, मेरे को तो 0 आएंगे। बेटा कितने भी बड़े ढक्कन हो आप, 0 कोई लेके नहीं आता एग्जाम, 2 भी नहीं, 0 कोई नहीं लाएगा। मैंने तो एक ही मेरा एक दोस्त नमूना देखा है, जिस गधे ने पेपर को देख के पेपर ही नहीं लिखा है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं लगा, 0 लेके आया था CA का एग्जाम। आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि पेपर कठिन है, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड नहीं दिख रहा है कि मैंने देखा है, डोंट लूज होप, क्योंकि अगर आपने तैयारी करी है फिर आपको ये दिक्कत आ रही है, तो अगर आपका बैंड बज रहा है तो लोगों की है ना डीजे बज रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो पहली चीज सर, ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें एग्जाम तक याद रखना बेटा। पहली तैयारी क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जैसा पेपर आए ना, वो बैठूंगा तो पूरे 3 घंटे और करूंगा तो पूरा पेपर। अब क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने उठाया, जरूरी हो ही नहीं सकता कि उसके आपको एक भी एडजस्टमेंट नहीं आ रहे हो। एक एडजस्टमेंट आ रहा है ना 5 में से, उसको अच्छे से करो, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिलती है, एक एक राइट आंसर का नंबर मिलता है, छोड़ना मत, पहले ही बोल दिया, छोड़ मत देना कि मेरे को नहीं आता। क्यों, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको रेलवे याद भी नहीं है पूरा, इतना तो याद था एसी कोच टैक्सेबल होता है, तो ये नहीं लिख सकते थे क्या? ये ऑनलाइन कहीं ध्यान मत लगाना, इधर मेरे पे फोकस करो। देखो, एक काम करो, अगर तुम्हें रेलवे नहीं याद है ढंग से, रियल लाइफ में क्या तुम प्लेटफॉर्म टिकट लेने ही लेते? कभी देखा है वो सीधे 10 रुपए लिखा रहता है उस पर, कभी CGST SGST देखा है क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। क्लियर है? तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर करना है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं देता बेटा एग्जामिनर कि वो खुन्नस खा के बैठा है इस बार तो एक ही बच्चे को पास नहीं होने, और एक, तब मैं कोई ट्रेंड पे भरोसा करता नहीं हूँ, बट पहले वाला वो मुश्किल आया हो नहीं। अभी एक चीज और है, कोई बता मेरी पूरी बात,
आपको पहले एक छोटी सी चीज पर सीए का रिजल्ट हद तोड़ दी, 25% के अराउंड आया है। अगर ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ भाई, अगर ये वाले इतने लोग निकालेंगे इधर आपके, तो इस देखो मैं तो किसी ट्रेंड में भरोसा नहीं करता और ना ही मैं झूठे आश्वासन, नहीं नहीं पर तुम्हारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। अब आएगा नहीं आएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग के लिए अच्छी बात क्या है, जब पेपर बहुत कठिन आए डोंट लूज होप, क्योंकि उसमें उनको भी पता था हमने इस बार बहुत आड़ा पेपर दिया है, चेकिंग बहुत लीनियंट होती है। लेकिन अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो हवाबाजी में निपटा मत देना पेपर को, क्योंकि जब पेपर बहुत इजी आता है उनको पता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल परफॉर्म गुड, तो बेटा चेकिंग थोड़ी सी हार्ड कर। हार्ड चेकिंग का मतलब ये नहीं कि उसको फेल करने तो कोशिश करेंगे, जहां 3 की जगह 3 नंबर देना थे, अगर पेपर कठिन होता है ना 2.5 को वो 3 कर देंगे, लेकिन यहाँ अगर तुमने थोड़ा सा भी करा तो वो 3 को 2.5 कर देंगे। आया क्या, ये पेपर कठिन आए घबराने का नहीं, क्लियर है। चलो तो अब देखो, अब ये तो आ ही जाता अगर कुछ नहीं आता तो, क्या सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एसी कोच, क्या होगा बेटा इसका आंसर, बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन एसी कोच जो है वो अदर देन फर्स्ट क्लास इन एसी कोच रेलवे के एग्जाम्ड है, बाकी ये तो पूरा का पूरा क्या है टैक्सेबल, क्लियर है। लिख ही लेते हैं यार, फोकट का नंबर मिलता। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ फ्लड इफेक्टेड एरिया, आप बता, पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है बेटा ये क्या आ जाएगा, सर्विस बाय एग्जाम से सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर कैलेमिटीज एक्सीडेंट। यार किसी ने पढ़ा तो बोलेगा कि इसको थोड़ी टैक्सेबल करेगी गवर्नमेंट, ठीक है तो ये टैक्सेबल। लास्ट, सर्विस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर, डीएम में रोना, डीएम में रोना, तो बेटा ऑर्गेनिक मैन्युअर, रोना का आर ओ ओ ओ है दो, बेटा क्या लिखोगे, वहां मत लिख के आ जाना डीएम में रोना तू, ठीक है यहाँ लिखना सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर एग्जाम सिंस सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्युअर बाय रेल, वाले क्वेश्चन में 3 के नंबर क्या है, क्या हो गया बोलो आप लोग को, यस बेटा सिर्फ जनरल एग्जाम जो आ रहा है जितना, हाँ बेटा मनीष, ठीक है सेकंड क्लास स्लीपर नहीं है, नहीं बेटा गरिमा सेकंड क्लास हमेशा जनरल होता है स्लीपर नहीं है, ठीक है। आप स्लीपर का बिल देखना गरिमा बेटा किसी का भी रियल लाइफ में रेलवे का आप जब बिल देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्लीपर पे भी उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया हुआ है, आपको एग्जाम में वो स्लीपर वर्ड ही नहीं देगा, या तो वो आपको सेकंड क्लास देगा या एसी देगा या फर्स्ट क्लास देगा, है ना, तो फर्स्ट क्लास और एसी टैक्सेबल होता है, सेकंड क्लास हमेशा एग्जाम होता है। बोलो जी, मजा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके भाई के मजे मजे, आ जाओ आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, एक एक फुद्दू क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है वो, ये पढ़ लो है ना, ये हमको अभी मैं आपको कल जनरल लिस्ट पढ़ा दूंगा, एक बार जो बचे हुए एग्जामिशन की लिस्ट है ना, एक बार कल आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। क्या बोल रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द एग्जम्पशन अंडर सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय ओल्ड एज होम, मैंने आपको बताया था ओल्ड एज होम का, बड़ा इजी है ये, ओल्ड एज होम के लिए आपकी सर्विस आती है कौन सी, 9D, शाबाश बेटा, देखो 9D में, हाँ वो मुझे पता है बेटा पर फिर भी शाबाश चलिए बोले कि तुमने ढूंढा तो सही उसको, कोशिश तो करी,
नहीं तो भैया बैठे हैं प्रवचन में, बाबा जी जो बोलेंगे जय हो जय हो, ऐसा नहीं बेटा, मेहनत कर रहे हैं। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है वो। सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12 और एबी में, वो किसको, टू इट्स रेसिडेंट को क्या दे रहे हैं, जो 60 या उससे ज्यादा है, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000। यहां से ओल्ड एज में ध्यान रखना, अप टू 25,000 पर मेंबर पर मंथ, प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। ये पूरा एग्जाम्प्ट है। अगर देखो यही याद कर लो, मेरा सर्विस 9D में क्या बोलता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12 और एबी में, वो ओल्ड एज होम की सर्विस दे रही है किसको, रेसिडेंट बूढ़ों को जो 60 या उससे ज्यादा है, उन रेसिडेंट बूढ़ों को अगर 25,000 तक के कंसिडरेशन अप टू पर मंथ पर पर्सन अप टू 25,000 तक की देती है, एंड दैट शुड बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल थिंग्स लाइक बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस, सबका देती है, तो वो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट है। बस ये उन्होंने 5 नंबर। मैं बता रहा हूँ, देखो लिखना कैसे है अब। देखो, the services provided by an old age home to its residents are exempt if the following condition fulfilled। क्या कंडीशन है, उन्होंने कंडीशन 3 उसमें कर दिया। देखो क्या होता है, पैरा जब लिखते हैं, अधिकतर आपको लॉ में भी बोला होगा पॉइंट्स में लिखा करो, क्योंकि पैरा पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट, पॉइंट्स में लिख दो। उनने क्या करा है, देखो अब आप देखो, उन्होंने किसी अच्छा सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए क्या दिया, पॉइंट्स में लिखा है। उन्होंने बोल दिया कि ओल्ड एज की जो सर्विस है, अगर रेसिडेंट वो एग्जाम्प्ट होगी अगर ये कंडीशन पूरी हो। पहला, देने वाला कौन, ओल्ड एज होम इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एसजी या एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 AB और AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1951। कंसिडरेशन जो है अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर होना चाहिए, एंड द कंसिडरेशन इज चार्ज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस बोर्डिंग एंड, मैंने कहा था सिंगल लाइन का एग्जाम्पशन है। 5 नंबर क्या था इसमें, 5 का मतलब, सर एग्जाम में आप भले ही हमको जनरल पढ़ा, हम आपको वादा करते हैं, हाँ? हमको हमारी ही कसम, क्या हमारे पहले सफल असफल प्यार की कसम, नहीं हुआ है तो होने वाले की कसम, हम पढ़ के रहेंगे, ठीक है, हम पढ़ के रहेंगे। सुनो जी, जनरल लिस्ट को बार बार पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, तो मैंने कल करवा दिया, उसके बाद आप जनरल को एक बार पढ़ते रहना। फेयर प्राइस शॉप, ओल्ड एज होम, तो गवर्नमेंट को प्योर सप्लाई दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, कंपोजिट दे रहे हो तो 25% तक का, तो याद रखना। ऑल तो बच्ची जो बोल रही है, सर आपके बार बार कट जाती है, माइक ऊपर करो, वॉइस। ठीक है गोलू, तू ही पहला बंदा, इसने ही कंप्लेंट करी है, वो बार बार नीचे गिर जाता है यार। रहने दो, अगर बीच में कुछ कट गया इस लाइन में तो दिक्कत हो जाए, रहने दो। आ जाओ, आ जाओ बेटा, चलो हो गया। अब नेक्स्ट, अब थोड़ा ढंग का क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ, पहले अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको मजा आएगा करने में। देखो सबसे पहली बात, 5 नंबर में फोकट के नंबर है, लड्डू है 5 नंबर का, लेकिन इसमें एक चीज आएगी। आ जाओ, विद ब्रीफ रीजंस स्टेट वेदर द फॉलोइंग विल अट्रैक्ट जीएसटी लाइबिलिटी। क्या नीचे की देखो, सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, उन्होंने पूछा कि कौन सा आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जीएसटी अट्रैक्ट करेगा कि नहीं अट्रैक्ट करेगा, ये आपको क्या करना है, दिखना है। तो देखो, इसका इन्होंने आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है। एग्जम्पशन फॉर सर्टेन सर्विसेज, तो इधर उन्होंने लिख भी दिया, सर्विस एग्जम्पशन इज टू बी कंसीडर्ड इन द लाइट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017, और आप इसमें आगे भी लिख सकते हो ऑफ जीएसटी एक्ट। समझ में आया? देखो क्योंकि उन्होंने, आप क्वेश्चन को देखोगे तो उन्होंने ये 5 सर्विसेज बोली है, 1 2 3 4 5। तो बेटा अब इसका आपको आंसर देना, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, पहला,
लॉजिंग अकोमोडेशन विद टैरिफ एट द रेट 900 पर डे। याद आ रहा है क्या? लॉजिंग से रिलेटेड तो एक तो हेल्थ केयर में था और एक और जगह था। लॉजिंग, लॉजिंग मतलब रहने की। यस, रेंटिंग ऑफ प्रेसेंट्स, रिलीजियस वाली। तो उसमें रूम 1000 पर डे, कल्याण मंडपम और हॉल 10,000 पर डे, और शॉप्स जो हमारे खजराना मंदिर की वाली शॉप्स है 10,000 पर मंथ। याद है? वही है ये, इसके अलावा कहीं और रूम्स के लिए कहीं होटल होटल का बोला है क्या इतने रूम में नहीं होगा, इसलिए आ जाओ। लॉजिंग अकोमोडेशन विद रूम टैरिफ 900 पर डे, क्या होगा बेटा? क्या होगा ये? एग्जाम। देखो उन्होंने प्रेजेंट कैसे करा है। लॉजिंग अकोमोडेशन विद टैरिफ बिलो 1000 इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आओ। अब ये वाला पॉइंट है, इसको आपको मेरे साथ शीट में लिखना पड़ेगा। ये बोल रहा है एसकेटी एंड कंपनी ट्रांसपोर्टिंग टेक्सटाइल गुड्स। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा टेक्सटाइल गुड्स? क्योंकि सर वो डीएम में रोना याद है, डीएम में रोना में कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स दिए थे, अगर वो उनमें से कोई एक होता तो ये एग्जाम्प्ट हो जाता। इन्होंने टेक्सटाइल गुड्स बोला है, टेक्सटाइल गुड्स एग्जाम नहीं है, डीएम में रोना में नहीं आते हैं। थ्रू ईसेम ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये जीटीए है, ये जीटीए है, बाय पेइंग 700 पर बंडल, सेंडिंग 10 बंडल्स ऑन 31 मार्च 24। इसके लिए आप अपने नोट्स निकालो। कौन से वाले? कौन से नोट्स निकालो? ये एग्जाम्शन लिस्ट निकालो आप अपनी, जो मैंने आपको लिखवाई थी। ये याद है अपने को? अगर जीटीए वेसल रेल से इन डीएम में रोना को करते तो एग्जाम होता है। यहाँ जीटीए में आप एक पॉइंट लिख लो बेटा, ये आपको पॉइंट मिस है, ये लिखो आप पहले। ये क्या बोल रहा है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड गरिमा। कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन ए सिंगल कैरेज, मतलब पूरा का पूरा ट्रक ही बुक करा लिया आपने, इसमें और लोगों का माल नहीं जा रहा है, लिखो इसमें कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन ए सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। एक बात बता, कोई भी ट्रक का भाड़ा तुमको 1500 रुपये लगता है? पूरे ट्रक बुक कर लोगे 1500 में? कि क्या है, अब आप समझ लो। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन में आपको देखो ऐसा ही दिया हुआ है 700 रुपये। समझ में आया? देखो तो क्या बोल रहे हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो और इन्हें सिंगल कैरेज कर रहे हो तो वो 1500 से ज्यादा अगर नहीं है तो वो एग्जम्प्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा है कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी। देखो ट्रक वाले यूजुअली एक बार में बहुत सारे कंसाइनीज का माल लेके जाते हैं, तो सिंगल कंसाइनी को वो कितना चार्ज कर रहे हैं? अप टू 750 रुपए चार्ज कर रहे हैं पर कंसाइनी, तो एग्जम्प्ट है ना? पहले ये लिख लो, फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन का रिलेवेंस बताता हूं। लिख लिया? ऑनलाइन बेट वाले बच्चों लिख लिया? अगर पूरा सिंगल कैरेज आपने बुक कराया है जीटीए से तो क्या हो जाएगा बेटा? अप टू 1500 तक का है अगर भाड़ा तो एग्जाम्प्ट होगा। और अगर सिंगल कंसाइनी मतलब आपसे ज्यादा और लोगों का भी लेके जा रहा है और सिंगल कंसाइनी से चार्ज कर रहा है अप टू 750 रुपए, तो बेटा एग्जाम्प्ट है। लिख लिया? ए बेटा लिख लिया सबने, है ना? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसने क्या करा है, एसकेटी कंपनी ने अपने टेक्सटाइल गुड्स को ईसेम ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जीटीए से 700 रुपए पर बंडल,
करके 10 बंडल ट्रांसपोर्ट कराए हैं, आप मेरे को ये टैक्सेबल होगा। हाथ खड़े करेंगे पहले टैक्सेबल वाले, ऑनलाइन बताओ टैक्सेबल होगा कि एग्जम्प्ट होगा। 2 लोग टैक्सेबल होगा, बाकी लोग पढ़ो उस लाइन को। करीमा बेटा यस सर क्या मतलब टैक्सेबल की एग्जम्प्ट? मनीष बेटा वेरी गुड मनीष। करीमा बेटा यस सर में क्या एग्जम्प्ट की टैक्सेबल? टैक्सेबल में कितने लोग हो गए? 3 हो गए, 4 5 सारे ही हो गए। नहीं बेटा गरिमा एग्जाम नहीं है बेटा, टैक्सेबल है देखो, क्योंकि उसमें ऑल गुड्स की वैल्यू मिला के 750 होनी चाहिए थी। वेरी गुड मनीष। देखो बेटा यस, देखो गरिमा बेटा वेरी गुड शुभ, शुभ वेरी गुड। इधर देखो गरिमा बेटा वो बोल रहा है सिंगल कैरेज पूरा का पूरा ट्रक कर लोगे तो 1,500 रुपए से कम है तो एग्जम्प्ट होगा। और अगर सिंगल कंसाइनी को का बिल जो है वो 750 रुपए है या उससे कम तो एग्जम्प्ट है। तो बेटा सिंगल कंसाइनी इसमें इस क्वेश्चन में देखो, ये कंसाइनी है, इसका टोटल बिल कितना बन रहा है? 10 बंडल भेज रहा है, 700 रुपए पर बंडल, तो वो कितना हुआ? 7,000। दैट इज पर बंडल ना बेटा, तो 10 बंडल भेज रहा है मतलब टोटल बिल कितने का बनेगा? 7,000। दैट इज फार ग्रेटर देन 750, दैट्स वाई टैक्सेबल। देखो इधर आओ, इधर देखो तुम क्या दिया है, सर्विसेज बाय पीटीए where the consideration for the transport of goods for single consignee, the word is single consignee। बेटा अगर सिंगल कैरिज होता तो 1,500 की लिमिट होती है, यहाँ सिंगल कंसाइनी है, does not exceed 750 is not liable for GST। However, in the present case, the consideration for 10 bundles, consideration for 10 bundles being single consignment is 7,000, hence GST is attracted। समझ गए? हाँ हाँ मैं समझा रहा हूँ ना बेटा, मैं इसलिए तो लेके आया हूँ, मैं आया ही क्यों हूँ आज। देखो सुनो, मेरे को मेरा माल पहुंचाना है, मैं जीटीए के पास जाऊंगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर मेरी माल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हुई तो पूरा मैं ट्रक बुक कराऊंगा। तो अगर मैं पूरा ट्रक बुक कराता हूं, अगर मैं पूरा ट्रक बुक कराता हूं यानी कि सिंगल कैरेज पूरा का पूरा सिंगल कैरेज बुक कराता हूं और उसका कंसिडरेशन 1,500 रुपए तक का है, 1,500 से ज्यादा नहीं है, तो एग्जाम्प्ट होगा। ये मत बोलना रियल लाइफ में 1,500 में ठेला भी नहीं आएगा। आ जाएगा, ठेला आ जाएगा। हाँ चलो ठेले से ऊपर बढ़ते हैं, रिक्शा भी नहीं आएगा 1,500 में, ठीक है। अच्छा सर यहाँ बोल रहे हैं सिंगल कंसाइनी, सिंगल कंसाइनी का मतलब आपने ट्रक्स में देखा है, अलग अलग लोग आके अपने माल उतार जाते हैं, किसको चढ़ाना है, फिर वो एक समझो आप सब आए, मेरा ट्रक है, ये अपना माल लेके आए, आप अपना लेके आए, आप अपना लेके आए, आप अपना लेके आए, आप सबको बोलूंगा अपने अपना माल यहाँ रख दो, तुम्हारे सबके माल को देख के मैं तुम्हारी बिल्टियां बनाऊंगा। तो सिंगल कंसाइनी के लिए, सिंगल कंसाइनी कौन है? तुम हो मेरे लिए। तो 750 रुपए से कम की अगर बिल्टी है आपकी तो एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज टैक्स। पूरा ट्रक बुक कराना आता बेटा तू मेरे पास तो 1,500 की लिमिट लगती, लेकिन सिंगल कंसाइनी है तो बेटा फिर क्या होगा? कंसाइनी का मतलब पता है ना, जो माल कंसाइन, वो तो कंसाइनर ये है इधर, तुम कंसाइन, तुम्हें माल वैसे भेजने वाले को कंसाइनर बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोला है कि सिंगल कंसाइनी क्या है, अगर एक का बिल तो 750 रुपए से कम का है, क्या करेंगे? एग्जम्प्ट कर देंगे। पूरा ट्रक बुक नहीं कर रहे हो, एक कंसाइनमेंट भेज रहे हो, तो बेटा क्या हो जाएगा? 750 रुपये कम अगर है उसका भाड़ा, क्या हो जाएगा? क्लियर है सभी को? ये वाले पॉइंट लिखना। चलो नेक्स्ट, ओ बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ। मुथु लैब, मुथु लैब इज पैथोलॉजिकल लैब ओन्ड बाय मुथु। ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएटेड इन माइक्रोबायोलॉजी, ही कलेक्ट्स फीस फॉर सर्विस रेंडर्ड। आप बताएंगे मेरे को है जी, बिल नंबर 74।
क्यों सर? हेल्थ केयर सर्विस गिवन बाय पहला क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट, दूसरा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, तीसरा पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स में लैब वाले ये सब भी आते हैं। चलो जी लैब असिस्टेंट हाँ रह गया अभी, पता है मैं देख रहा था किसका ध्यान है, टेस्ट करना पड़ता है ना। ठीक है, तो बेटा ये मुथ्थू वाला थर्ड रह गया है, ये भी अभी कराता हूँ। ठीक है, इज अ पोस्ट ग्रेजुएट माइक्रोबायोलॉजी, ही कलेक्ट्स फीस फॉर रेंडर। तो इसके लिए आंसर में बढ़िया लिखा हुआ है, सर्विस बाय वे ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूडिंग पैरामेडिकल सर्विसेज आर नॉट लाइबल फॉर फी। लैब असिस्टेंट ये सब जितने भी रहते हैं ये क्या रहते हैं? ये क्या रहते हैं? पैरामेडिक्स, नर्स पैरामेडिक्स। क्लियर है ना? अच्छे से पढ़ा। पहले में तो बेटा क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट था, क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट था। ठीक है, पैथोलॉजी लैब है, बट वो 74 में ये लैब एकदम पर्टिकुलर मुथ्थू की बात कर रहा है। मुथ्थू की डिग्री क्या है? मुथ्थू ये सर्विस दे रहा है, इसलिए वो लैब टेक्नीशियन है बेटा, लैब टेक्नीशियन है वो। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट। काजीरंगा, इसको पहले हटाओ, ये बहुत सारा लिख लिया। अब मेरे को साफ सुथरा पसंद। हाँ जी, काजीरंगा नेशनल पार्क कलेक्टिंग 200 रुपए एज एंट्रेंस फीस। पूरा पड़ा है एंटरटेनमेंट वाली में। उधर आप अगर जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब में जाते हो कोई लिमिट नहीं है, पूरा एग्जाम्प्ट है। तो देखो, वाह यार, भाई वैभव, किसी का 56 इंच का सीना होना हो, तुम हमारा 56 इंच का सीना करोगे। वेरी गुड, शाबाश बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन में कुछ बच्चे एंट्री नंबर तक बता रहे हैं, राइट? एंट्री नंबर तक बता रहे हैं। चलो, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। तुम मुझे रात को 10 बजे के बाद पूछ सकते हो कि सर आप ठीक हो कि नहीं हो, है ना? तुमको मैंने वाइल्ड वीआईपी पास दिया हुआ है। हाँ। आ जाओ बेटा, चलो देखो क्या बोल रहा है। एज पर सीरियल नंबर 79 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 ऑफ डेटेड 28 जून 17, एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस रिसीव बाय द नेशनल पार्क फ्रॉम विजिटर्स इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी। साफ मना। 700 रुपए की जगह 7,000 का भी होगा अगर बिल, तब भी कोई दिक्कत नहीं। नेशनल पार्क में जो एंट्री होती है वो हमेशा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, फिर भी, है ना? हाँ, ये बात भी सही बोली है। चलो नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है? सेमी ट्रांसपोर्ट, ए इधर ध्यान दो बेटा। सेमी ट्रांसपोर्ट कैरिड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट इज टर्मरिक फ्रॉम विलेज टू टाउन मार्केट बाय चार्जिंग 2,000 पर डे पर पर्सन। एक मिनट, सब्जी मत बेचना, सब्जी मत बेचना। ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले तो बच्चे भी इसका जवाब देंगे। बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले हाथ, यहाँ आप लोग हाथ खड़े करो। कितने लोग बोल रहे हैं ये टैक्सेबल है? वो हाथ खड़े कर दो। और कितने लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम? वैभव मेरी बात करवा देना सर से, मेरी तबीयत नासाज है। एक गोलू देखो मस्ती सूझ रही है क्वेश्चंस में, ध्यान दे क्वेश्चन में। ठीक है, क्या होगा बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ ना बेटा, एग्जाम की टैक्सेबल? हाँ, क्यों? डीएम, डीएम में रोना, डीएम में रोना में ए जो था एंड का, दैट वाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है बेटा, शुभ एग्जाम है, तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे आंसर देना है। एग्जाम है बेटा, डीएम में रोना। रोना मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अपन ने वो जो डीटीसी आईआई पैड करा था ना, डीटीसी आईआई पैड हेल्थ केयर में, आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डीटीसी आई पेड, आई पेड, पीएआईडी भी कर सकते हो। आप आईआई पैड कर लो, मैं तो चलो। एज पर सीरियल नंबर 20 रेफर्ड नोटिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय रेल वेसल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। क्लियर है? सीरियल नंबर गलत हो गया क्या उसमें? नहीं 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 नहीं, अरे रुक जाओ यार, कहाँ लिखा है? सीरियल नंबर 18 में है, तो वो 20, वो देख लेते हैं ना। 20 में एक काम करो ना, अपने नोट्स खोल लो ना,
तो नोट्स वाला सही है बेटा, 20 सही है, वो 18 ओवरऑल है, उसमें ये 20 है, इसको 20 कर लेना। ये वाला पर्टिकुलर बेटा सुनो सुनो, रेल और वेसल वाला, तो तुम ऐसा कर दो ना अपने नोट्स में, अरे वो ऊपर लिखा, इस वाले को सीरियल नंबर 20 कर दो, इसको, ये वाले को, समझ में आ रहा है क्या, ये वाले को, इसको आप इस वाले को सीरियल नंबर 20 कर दो। वो तो है ही बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा अच्छे से। अब हमारे पास सर वो गलती से क्वेश्चन मार्क लग गया था, वेरी गुड बेटा, एग्जाम ट्रिंकी बेटा, वेरी गुड बेटा, कई सारे बच्चे अच्छे एक्टिव हैं ऑनलाइन और वो लोग बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे आप लोग भी प्लीज आंसर दो, ठीक है, गलत ही होगा, मैंने आपको गलत करने की वो दी है, एग्जाम की जगह क्लास में गलती कर लो जितनी कर। आ जाओ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन विल blow your mind, this question blow your mind। आ जाओ, आ जाओ मेरी तमन्ना, आ जाओ। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 2, पूरा ध्यान यहाँ पे, मस्ती नहीं बेटा, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, अब बहुत, ये देखो आपके लेवल से भी ऊपर वाले लेवल पे क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, अब है ये तो जो होती ना, टॉप वाले पे जा रहे हैं अभी, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा कठिन है, वो आधे घंटे का क्वेश्चन, वो आपको नहीं आएगा एग्जाम में इस लेवल का, बट फिर भी कैसे एक क्वेश्चन में एग्जामिशन को, प्लेस ऑफ सप्लाई को, आरसीएम में को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है वो, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 साढ़े 10 बजे जैसा भी रहेगा उसका, तो 10 बजे तक ही होगी ना, 10 बजे से होगी ना, पहले छोड़ देंगे, इसलिए जल्दी से तुम अभी करो बेटा, जितने क्वेश्चन हो जाए, आ जाओ। अब देखो क्या बोल रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, पूरा ध्यान कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो आपको कुछ नई सर्विस भी पढ़ना पड़ेगी जो आईजीएसटी एक्ट में देके रखी हुई, तो आज हम कल जब आपको जनरल पढ़ा दूंगा ना एक बार पूरी लिस्ट, तो वो भी पढ़ा दूंगा, पर फिर भी देख लो। एग्जामिन बाय गिविंग रीजंस इन ब्रीफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन अंडर द सीजीएसटी एक्ट as to taxability or otherwise of the following independent supply of services, मतलब अलग अलग दिए हुई है, और बेटा 4 नंबर का फुद्दू क्वेश्चन, इसमें से एक जो है वो आपको देखना पड़ेगी, देखो क्या लिखा है, तेजस एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, ठीक है, आ जाओ, तेजस कंपनी ऑफ दिल्ली अ टूर ऑपरेटर प्रोवाइडेड सर्विस टू रॉबर्ट, a foreign resident of UK for his tour conducted in Rajasthan and Agra for a sum of 2.5 लाख and Jammu Kashmir 1 लाख, received a total amount of 3.5। ये आपने नहीं पढ़ा है, ये आपको लिख लो, या तो आप मेरे साथ में यहाँ पे कॉपी में लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लिखो, चेंज कर देता हूँ ऑनलाइन वाला, बेटा एग्जामिशन वाली में मैं पेज एक्स्ट्रा सेंड कर दूंगा आज वाला जो करा है, ये इधर लिख रहा हूं मैं, यहाँ आप डालेंगे, हाँ तो लगा रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं करी थी, वही ना है। नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 डेटेड 28/6/17 ऑफ, बेटा हम जो अभी तक जितनी पढ़ी है ना वो सब सीजीएसटी एक्ट की है, कुछ आईजीएसटी एक्ट में भी दे के रखी है, कंजम्पशन लिस्ट वो पढ़ना है, इसका है सीरियल नंबर 54,
कि क्या बोलता है सीरियल नंबर 54। तो आप एक लाइन में दिया हुआ है बेटा, एक लाइन की है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट in relation to a tour conducted wholly outside wholly outside India। अगर आप कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। क्या बोल रहे हैं, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक टूर ऑपरेटर। किसको कर रहा है, फॉरेन टूरिस्ट को। और कहां पे कर रहा है, टूर कंडक्ट हो रहा है इंडिया के बाहर। समझ में आ रहा है, यहाँ का टूर ऑपरेटर एक फिरंगी को बाहर फिरंगी देश में टूर ऑपरेटिंग की सर्विसेज दे रहा है, तो वो हो जाएगी एग्जम्प्ट। अब हमारे क्वेश्चन पे आप एक बार आ जाओ, जो बोल रहा था, लिखा, लिख लिया कि नहीं लिखा, लिया, जल्दी करो बेटा। लिख लिया। अब अपने क्वेश्चन पे आओ। ये क्या बोल रहा था, अपना दिल्ली का टूर ऑपरेटर है ना, दिल्ली से हूं भाई लोग, है ना, दिल्ली टूर ऑपरेटर, है ना। दिल्ली टूर ऑपरेटर किसको दे रहा है, रॉबर्ट को, फॉरेन रेसिडेंट ऑफ यूके। पर उसका टूर कहाँ हो रहा है, राजस्थान, आगरा और जम्मू कश्मीर में। तो जरा आप बता पाएंगे कि ये टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा। द आंसर इज टैक्सेबल होगा। क्यों, घुमाना कहाँ था, घुमाना था इंडिया के बाहर, घुमा दिया इंडिया के अंदर, ये हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। तो देखो साफ लिखा है, देखो इतने छोटे से 2 नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने कितना लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट इन एडिशन टू टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया आर एग्जाम वाइड एंट्री नंबर 54 of notification number 2/2017 of IGST Act. In this case, tour is conducted in Rajasthan, Agra, Jammu, Kashmir. IGST Act applies to whole India, including Jammu and Kashmir. Hence, exemption will not operate, and Tejas and Company of Delhi will be liable to pay tax and GST on entire amount of 3.5। 2 नंबर के लिए एक सिंगल लाइन की क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। क्लियर है, मतलब सर वो जो जनरल लिस्ट है कल ही देना, एक में से भी 1-2 नंबर का पूछ लिया तो 2 नंबर चले जाएंगे, अगर तो समझ में आया क्या। चलो आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब आ जाओ, एक और सर्विस दी है मिसलेनियस की, वो क्या बोल रही है, सर्विस कहाँ गया वो, ये दिया है, मिस पूर्णिमा acts as a team manager of Indian Sports League, a recognized sports body। recognized sports body की कौन है, टीम मैनेजर। She was contracted by a multi-brand retail company to act as a manager for a tennis tournament organized by them and was paid an amount of 5 lakh rupees। देखो पूर्णिमा वैसे तो कौन है, इंडियन स्पोर्ट्स लीग की रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है ये, कि कौन है बेटा, मैनेजर है। लेकिन अब इसको किसने अप्रोच करा है, कोई मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी ने, वो एक टेनिस का टूर्नामेंट करवा रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि आप इसको ऑर्गेनाइज करो और इसके लिए मतलब आप इसमें मैनेजर की एक्ट करो एज एन मैनेजर, और आपको हम 5 लाख रुपए देंगे। तो क्या होगा, तो बेटा इसके लिए एग्जाम्पशन लिमिट है, एग्जाम्पशन एंट्री है नंबर 68। 68 क्या होती है, 68 ये रही, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, सुनना बड़े ध्यान से, सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल प्लेयर रेफरी एम्पायर कोच टीम पार्टिसिपेशन, ये या अनदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को दे रहा है। मतलब कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को कौन दे रहा है, कोई इंडिविजुअल प्लेयर रेफरी एम्पायर कोच, और किस इवेंट में, जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने इवेंट अरेंज करा हुआ है उसमें। जैसे बेटा आईपीएल आता है, आईपीएल में वो आता है जैसे मैथ्यू हेडन, और वो कमेंट्री कर रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है, रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, बीसीसीआई इज रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ना, वो सर्विस दे रहा है। तो बेटा ऐसे केस में वो उसकी सर्विस एग्जम्प्ट है,
बट वो जो इवेंट है स्पोर्टिंग इवेंट वो रिकॉग्नाइज बाय स्पोर्ट्स बॉडी होना चाहिए। इस पॉइंट ये वैसे तो रिकॉग्नाइज बॉडी की मैनेजर थी, लेकिन इसको जिसने कांटेक्ट करा है वो कौन है? मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी, जिसको टेनिस के लिए करा हुआ है। क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है? अगर आप रिकॉग्नाइज दे रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। Services provided to a recognized body by an individual as a player, referee, umpire, coach for participation in sporting event organized by sports body are exempt. But as per, देखो ये लोग डायरेक्ट वाइड लिख देते हैं, वाइड की जगह आप लिखो as per entry number 68 of notification number 2 by 2017, since multi-brand retail company is not a recognized sports body, hence exemption will not be available. Services provided by Miss Purnima will be liable to GST and tax payable on the 5 लाख रुपए। क्लियर है? आपको ले लिए एक और चीज, अब जितना हमने हमारी शीट में प्रॉपर वो बनाया, याद रखना जो मिसली सिंगल लाइन कल पढ़ाऊंगा ना, सिंगल लाइनर्स भी याद रखना। एक ही चैप्टर बड़ा है बेटा यार, सारे चैप्टर्स में इतना नहीं है हम वाली, ये सबसे बड़ा चैप्टर है एग्जाम्पशन, सबसे एंड में छोड़ा, सबसे बड़ा फुल फैला हुआ है, बिल्कुल लिक्विड है, जहाँ देखो वहां फैल जाता है। चलो अब हमारे पास ये बताओ समय कितना है? अच्छा सुनो मेरी बात, मैं जो आपको ये शीट भेजूंगा अब, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, वरना मेरे को मिलने आपको गोकुलदास आना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप नहीं करेंगे, कर लेना। हाँ एक बार देख लो भैया, सर की बात तो मानना ही नहीं ना, हम तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना। ये अभी करा ही देते हैं ना, छोड़ो, अपने पास 15 मिनट है ना, करा देते हैं, काय को छोड़ूंगा आपके भरोसे, है ना। और सुनो, कल मुझे ध्यान दिलाना है आपको, ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन है नूतन वाला, ये भी आपको नहीं करना है। सुनो 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 सुनो, क्यों? ये अरे बेटा सिर्फ एक क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 आपको मेरे लिए कल छोड़ना है, क्योंकि कल आरसीएम के साथ हम इसको क्लब करेंगे। एक जना कोई लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 का, मेरे को रिमाइंड कराना है, सर वो नूतन वाला क्वेश्चन नंबर 5 कल कराना है। क्लियर है? नूतन वाला मेरे से कल करवाना है, क्योंकि कल आप आरसीएम पढ़ के आओगे, वो पूरा आरसीएम बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा ऐसा मस्त उनकी भेल बनाई है एग्जाम्शन और आरसीएम की, मजा आएगा। पर बेटा जो रजिस्टर्ड है अपने क्लास, हाँ वही तू देख लेना बेटा, तेरे पास परमिशन देने की। और किशन का, किशन के पास ऑथोराइज्ड राइट्स है उस एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के। जो भी बच्चा बेटा, हाँ मैं बता देता हूँ बेटा मनीष, हाँ क्वेश्चन और आंसर की शीट अलग अलग सब मैं ही कर दूं। तू देख मनीष मेरे से कितने मजे लेता है, तू मेरे बोल रहा है कि सर क्वेश्चन की शीट और आंसर की शीट अलग अलग दे देना। आंसर की शीट नहीं मिलेगी, ऑफलाइन वाले बच्चों ने मना कर दिया, तुमको सिर्फ क्वेश्चन की शीट मिलेगी, आंसर शीट कल मिलेगी, कल मिलेगी बेटा आंसर शीट। आजा, सब मजे ले लो मेरे, आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आ जाओ आ जाओ। ए बेटा ए, कर वैभव इधर, वैभव तारीफ कर दी तू बातें करने लगा। नहीं बेटा, आ जाओ। चलो एक है ना जोरदार क्वेश्चन, अब अरे यार नहीं, ये क्वेश्चन कराने के पहले डिस्क्लेमर, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट फिर क्यों करा रहे हो? दिस इज द
टॉप एवरेस्ट लेवल क्वेश्चन, बट बट तभी इसमें से एक भी टाइप का अगर उसमें एडजस्टमेंट दे दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें आपकी पूरी खिचड़ी बनेगी सब चीजों की। ये सिर्फ आप मेरे भरोसे करोगे और सिर्फ देख रहे हो आप मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको सारी वैरायटी क्वेश्चंस करा दी है, इजी, मीडियम और एक टफेस्ट। टफेस्ट क्वेश्चन वो एक ही है ये पूरे एग्जामिशन का। चलो आ जाओ इधर बेटा। ए इधर ध्यान लगाओ इस क्वेश्चन को देखे। हाँ बेटा आंसर शीट कल देंगे, गरिमा बेटा वेरी गुड। आज मैं आपको क्वेश्चन शीट दूंगा, कल आंसर शीट दे दूंगा आपको चेक करने के लिए, ठीक है। बट आज आपको खुद ही करना पड़ेंगे क्वेश्चंस। और मैंने आपको फिर बताया है, स्कैनर्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, नहीं देखे हो आप, लेट आई थी शायद, तो आपके लिए तो हम इतना करेंगे ही। ये है आपका स्कैनर, या इसमें का आपका है ये एक और स्कैनर है जो प्योरली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा आपको ये दिसंबर के लिए रिजर्व रखना है, दिसंबर में आप रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे। सर आप क्यों नहीं करा रहे, इसमें जरा से तो क्वेश्चन है, वो भी मैं करा दूंगा, तो तुम क्या करोगे प्रैक्टिस खुद के लिए, ठीक है। तो बेटा गरिमा और बाकी बच्चे, ये इनमें से कोई भी स्कैनर आपके पास होना चाहिए, है ना। और मेरे हिसाब से तो दोनों भी ले लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। थोड़ी सस्ती थी, ज्यादा महंगी नहीं थी। मुझे नहीं पता, अगर है तो बढ़िया है, तो लेटेस्ट अपडेट वाला है, टेक्समैन वाली है बेटा। तो तू मेरे को सेंड कर दे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो बच्चों की हेल्प हो जाएगी। अरे ये वाली है ना, एडिशन नंबर कौन सा है, ये फिफ्थ है, ये चाहिए। अब बता रहा हूँ बेटा, अमेंडेड। ए ए ए, ए फोर्थ एडिशन मत खोलना, पूछ क्यों। सुनो, फोर्थ एडिशन क्यों नहीं खोलेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट आ गए हैं उसके हिसाब से, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर्स भी चेंज हो जाते हैं इसमें, इसलिए टैक्स में कभी पुराना एडिशन नहीं पढ़ने का। वो जहां से भी है और निकल जाए सॉफ्ट कॉपी में मेरे को भेज दे। चलो ठीक है, हम कर लेंगे, वेरी गुड बेटा। सर मेरा भी यही कहना था कि क्वेश्चन आज भेज दीजिएगा, आंसर कल से अलग भेजे। बेटा मनीष ऐसा ही होगा, तू इधर मेरे को देखना, मेरे मेरे को देख बस। चलो आ जाओ। अरे यार जल्दी से, रोशन भैया क्यों आ गए। चलो आओ, चलो जी जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी घबराएगा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है आएगा। बट फिर सर क्यों करा रहे हो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है। आप ये देखो कि एक एग्जामिनेशन चैप्टर में कहां कहां से क्या क्या चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ सभी लोग, क्या बोल रहे हैं ये, गैलेक्सी ट्यूब वाला क्वेश्चन है ये, क्यूब ट्यूब नहीं, गैलेक्सी क्यूब वाला ये क्वेश्चन है। आ जाओ पढ़ना चालू करो मेरे साथ, आ जाओ। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, छोटी चीज, एक भी एडजस्टमेंट वो चाहे तो आपसे 2 नंबर 4 नंबर में पूछ सकता है। आ जाओ, सारा ध्यान यहाँ पे, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन भरूच, यानी ये गुजरात में रजिस्टर्ड पर्सन है। कौन, गैलेक्सी ट्यूब क्यूब। एंगेज्ड इन वेरियस लाइन ऑफ बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस करता है, सबकी डिटेल दी है फॉर द महीना ऑफ मई 24 में रहता है। अब पहला सुनना बेटा, पहला एक मिनट, पहला वाला क्या दिया हुआ है, सप्लाइड अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सप्लाइड अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप विद टच स्क्रीन ऑप्शन टू एमडीज फ्रेंड, मतलब जो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके दोस्त को आपने बेचा है, जहां ओपन मार्केट वैल्यू एज वेल एज सेल टू अननोन कस्टमर वॉज एट 90,000। यूजुअली मार्केट में ये 90,000 में बिकता है और इसने बेचा है 60,000 में, तो आपके दिमाग की घंटी, सॉरी ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से है तो ये गलत है, आप गलत हो जाओ। अब पूछो क्यों, देखो, क्या ये एमडी का फ्रेंड इसका रिलेटिव है,
हमने वैल्यूएशन में क्या पढ़ा था, अगर आपकी जो सप्लाई की ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही वैल्यू मान ली जाएगी, कब, जब आपका रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए और सोल कंसिडरेशन होना चाहिए प्राइस। अरे पढ़ा था कि नहीं? तो बेटा क्या ये रिलेटिव है, एमडी का दोस्त क्या मेरा रिलेटिव हो जाएगा क्या? नहीं। तो मैं मेरा प्रोडक्ट कितने में भी बेचूं, क्लियर है? तो देखो आंसर शीट में क्या आया है, यहाँ पे पहले इसका फॉर्मेट देखो, इसका पहले बेटा फॉर्मेट देखो, ये देखो इसमें, क्योंकि एंड में क्या पूछा इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन के एंड में चलो, जब बड़ा क्वेश्चन होता है ना हमेशा एंड में जाना चाहिए। ये बोल रहे हैं कंप्यूट द नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश, सुनो उसका कितना मतलब है, इन कैश। तो बोला है क्या मतलब है बेटा इसका? कैश का मतलब, ओए ओए, ये जीएसटी पेपर इन कैश क्यों बोला है? ये होगा, ए जीएसटी का इकोसिस्टम वाला लेक्चर याद है? जीएसटी का इकोसिस्टम वाला, फ्रीबी कैसे भरते हैं, फ्रीबी कैसे भरते हैं, पहले आप टोटल सेल ला देते हो, उसमें से आईटीसी लेस कर देते हो, बचा हुआ, जब आईटीसी बचा ही नहीं है तो कैश लेजर में से भरना पड़ता है, इन कैश। बेटा इंटर का ही क्वेश्चन है, जनवरी 25 का, लेटेस्ट 10 नंबर का, आपको नहीं आएगा इतना बड़ा, वो हाँ बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल आते हैं, बट इसमें से सिंगल एडजस्टमेंट अगर आपको आ गया, ये आपका पूरा ग्रिप बना के देगा बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए काम आता है ये क्वेश्चन, क्लियर है? तो देखो इन कैश बोला है, मतलब मेरे को फॉर्मेट कैसे करना पड़ेगा, कितना टैक्स मेरा आउटपुट लाइबिलिटी पे आ रहा है, कुछ अगर आईटीसी दिया है तो मैं लेस कर दूंगा, बचा हुआ मेरा टैक्स लाइबिलिटी मेरे को पे करना पड़ेगी कैश में, ठीक है? घबराना नहीं। अब देखो सबसे पहला ये क्या है, का आंसर शीट पे आ जाओ जल्दी से, क्या बोल रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड फॉर मई 2024। यहां इन्होंने एक पर्टिकुलर बनाया है, यहां वैल्यू बनाई है सर्विस की, कितनी वैल्यू थी, और उस पर कितना सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब इसने क्या गड़बड़ करी है आंसर में, ये कॉलम बहुत छोटा बनाया है, इसलिए देखो इतना लंबा लंबा लिखना पड़ रहा है आपको ऐसे टाइम पे एग्जाम में, क्योंकि यहां से फिगर आएंगे चारों में, तो इनको थोड़े पतले पतले बनाना थे और पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा बनाना था, ठीक है? यही समझ में आ रहा है क्या ये चीज? चलो अब देखो क्या बोल रहा है, जीएसटी पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। बेटा दो तरह के होते हैं, एक आरसीएम में करना और एक फॉरवर्ड में, तो पहले फॉरवर्ड वाली लिस्ट कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप टू एमडीज फ्रेंड सिंस सप्लाई इज मेड टू एन अनरिलेटेड पर्सन, क्यों ब्रैकेट में लिखा है एमडीज फ्रेंड नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन, एंड द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, value of supply is the transaction value, that is the price actually paid or payable for that supply। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रिलेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा, तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसी को हम हमारी वैल्यू मान लेंगे। इसलिए ये दिमाग मत लगाना कि उसने 60,000 में बेच दिया है, वो मार्केट में तो अननोन लोगों को 90,000 में भी मिलता है ये चीज, क्लियर है? तो देखो यहाँ लिखा 60,000, यहाँ ये क्या लिखे है, ये वैल्यू है, ये सी है ऐसे, और ये आई है आपका, तो बेटा 60,000 हो गया। और उस पे देखो यहाँ साफ क्वेश्चन में आपको दे के रखा हुआ है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि जीएसटी रेट्स क्या है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तो 12%, और अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी तो 18%, इसलिए उन्होंने 12% उसको 12% लगाया है गुड्स पे। तो देखो 6% लगा दिया है, ये 6 और ये 6, 60 का 60,000 का 6%, 60,000 का 6%। पहला पॉइंट क्लियर है? सर आपने एक गलती करी इस क्वेश्चन में, क्या करी है, क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़वाया। बताओ, ये पूरा क्वेश्चन है, ये तो सब ट्रांजेक्शन दिए हैं, मेन होता है बेटा पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपने ये तो बोल दिया कि करना क्या है इससे पढ़ के, पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो पढ़ लो, क्योंकि वो पॉइंट्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वैसे तो मुझे ये पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, आओ पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। गैलेक्सी क्यूब रजिस्टर्ड पर्सन है गुजरात में, वो अलग अलग सर्विसेज दे रहा है मई मंथ की। पहला तो उसने लैपटॉप भेज दिया एमडी के दोस्त को 60,000 में। दूसरा प्रिंटिंग लेटर इंडस्ट्रीज, लेटर प्रिंटेड लेटर की उसने सर्विसेज दी है, तो वो 5 लाख में। फिर उसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करा है ओमनी बस में, ये आरसीएम में आएगा, ओमनी बस पढ़ी थी आरसीएम में हमने। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर वो। फिर केटरिंग सर्विस, केटरिंग सर्विस का भी हमने पॉइंट पढ़ा है
कि विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज, ये एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है। फिर मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द टेरिटोरियल वाटर, और उसका गुजरात से डिस्टेंस इतना है और महाराष्ट्र से इतना है, इसमें भी हमने पॉइंट पढ़ा था। यस यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन वाला पॉइंट आ गया कंपोजिशन चैप्टर का, ठीक है। फिर अब इंपॉर्टेंट होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन सब में होने वाले एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं इधर दिए होते हैं। देखो वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट आइडेंटिफाइड एन इनवॉइस डेटेड 31 मार्च 24 issued by Mr. Mahajan, registered under GST, whose residential house was taken on rent for MD of the company for his residential use. For residential use. Invoice है 50,000 का excluding tax. No payment was made for this employee. Payment वैसे कब तक करना रहता है अगर हमको ITC चाहिए तो 180 days, 180 डेज तक आप कर सकते हो, इसलिए ये पॉइंट का तो कोई रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि मार्च 31 का तो बिल है वो। ना 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 ना, आईटीसी में हमने एडिशनल कंडीशन में पढ़ा था कि आपको 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है, तब जाके आईटीसी मिलेगी आपको, नहीं तो रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल सर्विसेज आर गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब वो जो 50,000 लिखा है ना सर्विस का रेट, बेटा 50,000 सर्विस का रेट, सर्विस की वैल्यू दी है, वो इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। बेटा उन्होंने साफ बोल दिया कि आपने आईटीसी की सारी कंडीशंस पूरी करी है, इसलिए आपको आईटीसी मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? वही, हाँ कि ना? आ जाओ, अब आ जाओ आंसर्स पे। तो पहला क्या बोल दिया, सप्लाई ऑफ लैपटॉप टू एमडीज फ्रेंड, पूरा 60,000 टैक्सेबल है। क्यों 60,000 लिया है? क्योंकि रिलेटेड पार्टी नहीं है और सोल कंसिडरेशन है। समझ में आ रहा है क्या? बेटा अपने फोन्स में क्या देख रहे हो, इधर देखो ना, एक क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या दिया है कि आपने, नेक्स्ट में क्या करा है, आपने प्रिंटर सप्लाइड प्रिंटेड लेटर कार्ड्स टू एमके इंडस्ट्री अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गांधीनगर गुजरात। लोगो डिजाइन जरूर उन्होंने आपको दी है, बाकी कागज भी आपका है, पूरी प्रिंटिंग भी आप कर रहे हो, तो ये अब आप बोलोगे ये है प्रिंटिंग की सर्विस, सर्विस नहीं, एक गुड्स है। बताता हूँ कैसे। आउट आउट ऑफ 5 लाख मटेरियल कॉस्ट 4 लाख थी, बैलेंस था प्रिंटिंग कॉस्ट 1 लाख रुपए का। 5 है, 5 है, देखो आंसर में कितना बढ़िया लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टाइम कम है इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा नहीं कर पा रहा, आपको पूरा क्वेश्चन कराना है। सप्लाइड प्रिंटेड लेटर कार्ड्स टू एमके इंडस्ट्रीज। अब देखना, सिंस लेटर कार्ड्स आर सप्लाइड बाय द प्रिंटर यूजिंग इट्स ओन फिजिकल इनपुट्स, मटेरियल भी हमारा, सब कुछ है, उसने सिर्फ एक लोगो का डिजाइन दिखाया था कि भाई इसको देख के आपको बनाना है। Physical inputs to print the logo supplied by the recipient. It is a composite supply, wherein the principal supply is the supply of goods. It is an intrastate supply. देखो भैया इंट्रास्टेट भी आ गया, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन भी आ गया। क्यों? सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात, हम भी गुजरात के भरूच के, उसको भी गुजरात में सर्विस दे रहे हैं। बीइंग द लोकेशन वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, याद है कि नहीं, गुड्स में मूवमेंट होता है, तो जहां टर्मिनेट होता है तो गुजरात में ही टर्मिनेट होगा, तो बेटा ये क्या होगी, इंटरस्टेट, मतलब सी और एस अट्रैक्ट होंगे। तो 5 लाख पे 6%, 6% दे दिया आपने, 30 और 30। वेरी गुड बेटा, आपको याद है वो क्लैरिफिकेशन। शाबाश, आजा। क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक सॉरी, अगला, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोला? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप ओमनी वैन की सर्विसेज दे रहे हो तो बेटा आपको इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, आरसीएम का पॉइंट है सर। आरसीएम में ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, अरे मैं लेके आया तेरे लिए बेटा, रुक तो जा, ये रही, हाँ गई, हाँ हो तुम, ये रहा ये रहा, देखो भैया, लाइबिलिटी ऑफ इको 95 का पॉइंट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय कैब और मोटर व्हीकल, और इसमें अगर आप ओमनी बस की सर्विस दे रहे हो और सप्लायर जो है वो कौन है, अदर देन कंपनी है, और सप्लाई कर रहा है इको के थ्रू, तो इको को पे करना रहता है। अगर आप एक कंपनी हो नहीं हो
और इको के थ्रू अगर आप ओमनी बस की सर्विस दे रहे हो तो साफ बोला है कि इको पे करेगा। लेकिन हमारा पॉइंट, अगर सप्लायर एक कंपनी है, हमारी गैलेक्सी लिमिटेड भरूच रजिस्टर्ड, तो बेटा उसको करना है, भले ही आपने सर्विसेज इको के थ्रू पे, तब टैक्स को देखो। आरसीएम भी लेके चला गया, लेके गया ना आरसीएम में, इस अगले पिछले वाले में टाइम ऑफ सप्लाई भी सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई भी लेके गया था कि नहीं गया था, एक में वो कितना कुछ पूछ, ठीक है। पर घबराना नहीं है, ऐसे आपके इसमें आना नहीं है, पर फिर भी लिख लो, देख लो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस प्रोवाइडेड थ्रू इको, इसमें साफ बोला है अगर कंपनी देती है तो इट इज नॉट नोटिफाइड अंडर आरसीएम 95, तो इसलिए हैंस टैक्स पेबल इज पेबल बाय गैलेक्सी क्यूब प्राइवेट लिमिटेड एंड नॉट बाय द इको सिंस द पर्सन सप्लाइंग थ्रू इको इज कंपनी। कंपनी दे रही है इको के थ्रू, अगर बेटा क्या हो जाएगा, कंपनी को पे करना है। तो देखो 12,58,000 की थी सर्विस, कितने की थी, 12,58 की, तो बेटा देखो 12,58 पे 9% 18% दिया सर्विस पे उनने रेट, तो ये दोनों ले लिया। आ गया समझ में? नेक्स्ट, आप केटरिंग सर्विस दे रहे हो, इसमें आ जाएगा क्या तुम्हारा एग्जम्पशन, एजुकेशन सेक्टर वाला। याद है? क्या तुम्हें याद है, बोलो ना। हाँ मुझे याद है, अच्छे से करके गाओ यार। हैं? चलो ठीक है। प्रोवाइडेड केटरिंग सर्विसेज टू एक्सेल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना बिहार विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी फॉर ग्रांटिंग रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। रिकॉग्नाइज्ड है आपका कॉलेज है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, चार चीजें बोली थी। अब मेरे को कौन बताएगा ये टैक्सेबल है कि नहीं है, हाथ खड़े करके बोलो। केटरिंग सर्विस किसको दी है, कॉलेज को दी है। टैक्सेबल है क्यों? शाबाश, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। केटरिंग सर्विस आप प्री स्कूल, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल को दे रहे हो तो ही एग्जाम्प्ट होती है, कॉलेजेस को नहीं देते हैं। कॉलेजेस को सिर्फ एक सर्विस होती थी, ऑनलाइन पीरियोडिकल्स वाली। अब बाश, वेरी गुड बेटा, ये हुई ना बात। चलो लग रहा है मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Catering services to Excel University taxable since catering services are exempt only when the service provided to an education institution provided by way of preschool education, education up higher secondary school. In this case, catering services are provided to an education institution provided education as a part of curriculum obtaining recognized by any law, यानी कि कॉलेज। हमने चार पढ़े थे ना, देखो वो चार्ट का कितना मतलब है, समझ में आया? ABCD कुकी बनाया था उनको, पुकी ABCD, वो याद रखना। ये सब चीजें इसलिए करना पड़ती है, तुम लोग को वही याद रहता है कि पुकी ABCD, ठीक है। फर्दर, अच्छा सुनो एक मिनट, अब आपने ये तो बोल दिया टैक्सेबल है, तब ये भी तो देखोगे इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। एक बात बताओ, पटना का कॉलेज था, पटना का, और देखो फर्दर इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज पटना बीइंग द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। POS में अगर आप केटरिंग की सर्विस दे रहे हो और रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो जो इंडिया में है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब सॉरी आप इंडिया में दे रहे हो, तो जहां पे केटरिंग परफॉर्म हो रही है एक्चुअल में वो होती है प्लेस ऑफ सप्लाई, हमने पढ़ा था ये। इसलिए पटना होगी, और पटना होगी तो इंटर स्टेट हो जाएगा, और इसलिए IGST में आएगा। देखो IGST में 2,12,000 को 18% का। बेटा कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं हो रहा क्वेश्चन को देख के? एडजस्टमेंट समझो बेटा, एडजस्टमेंट। चलो लास्ट। हाँ ये तो अभी बच्ची ने बता दिया था कि आपने टेरिटोरियल वाटर में, है ना, देखो सुनना कितना कितना बढ़िया कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स टू ब्लू वाटर्स इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपने किसी ब्लू वाटर इनकॉर्पोरेशन को जो महाराष्ट्र रजिस्टर्ड है उसको दिया है, कहाँ खड़े होके, आओ नदी, नदी के ऊपर खड़े होके ट्रांजेक्शन करते ताकि टैक्स ना लगे। ये बोला था मैंने आपको कि लोग के दिमाग लगाते हैं MP के, इंडिया के बाहर चले जाओ पानी में खड़े होकर सप्लाई दे दो, पर मोदी जी वहां से भी पकड़ के लाएंगे, क्या बोलेंगे? सच प्लेस एट ए टेरिटोरियल वाटर वाज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल स्टेट ऑफ गुजरात और 7 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र वाले बंदे को सप्लाई दे रहे हो टेरिटोरियल वाटर में खड़े होके, आज ब्लू है पानी पानी, यहाँ से 5 नॉटिकल माइल में गुजरात पड़ता है, 7 नॉटिकल माइल में महाराष्ट्र पड़ता है। पहले मेरे को ये बताओ, पहली बात तो सप्लाई टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? ये ऑनलाइन कहाँ जा रहे हो, टैक्सेबल है।
ठीक है बेटा, टैक्सेबल है। लेकिन ये बताओ अब ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, हाथ खड़े करके बताना। इंटर की इंट्रा? कम जिसको सप्लाई कर रहे हो वो महाराष्ट्र की है, आप गुजरात के हो और आप जहां दे रहे हो वहां से 5 नॉटिकल माइल पे गुजरात है और 7 नॉटिकल माइल पे महाराष्ट्र है। आंसर इज इंट्रास्टेट। क्यों? भले ही वो बंदा महाराष्ट्र का है, लेकिन आप टेरिटोरियल वाटर में खड़े होकर अगर सर्विस दे रहे हो तो जो नियरेस्ट कोस्ट लाइन होती है उधर प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। हमने ये पढ़ा था क्लास में। ठीक है, तो देखो, चलो देखो ये आ गया, सप्लाई ऑफ गुड्स इन टेरिटोरियल वाटर वेयर title water, the place of supply is deemed to be in the coastal state where the nearest point of the appropriate baseline is located, that is Gujarat, hence supply will be intra-state supply of goods। समझ में आया? तो बेटा देखो 4.5 लाख पर 6% 6% लगा के सी और एस लगाया है। जिसको ये पॉइंट याद नहीं होगा ना वो क्या देखेगा, कंपनी लेने वाली रिसिपिएंट कौन है, महाराष्ट्र की, हम देने वाले गुजरात की, वो इंटर स्टेट में डाल देगा। क्लियर है? ये आ गया हमारा टोटल जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज का। अच्छा, क्या हमारे पास आईटीसी है क्या? आईटीसी है क्या हमारे पास? नहीं। सर वो रेंटल वाला पॉइंट दिया था ना इन्होंने। अच्छा एक मिनट, ये गुड्स परचेस फ्रॉम कंपोजिशन डीलर, इसमें मिलेगा क्या आईटीसी? कर इधर देख बेटा, परचेस गुड्स फ्रॉम डीके एंड कंपनी रजिस्टर्ड कंपोजिशन डीलर, आईटीसी मिलेगी क्या? कंपोजिशन से कब से मिलने लग गई, इसलिए आईटीसी निल है। अच्छा सर, ये वाला भी तो एक बिल रह गया था, जो हमने घर लिया था एक रजिस्टर्ड पर्सन से रेंट पे अपने एमडी के लिए, और उस पे क्या रह गया था हमसे लेना, क्या लेना रह गया था, ये बिल पे आईटीसी लेना रह गया था। अब सवाल ये आता है इस पे हमको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ आरसीएम चैप्टर में। कल करेंगे आरसीएम भी, आप पढ़ के आएंगे ना। ये रहा वो पेज नंबर 12। ये याद है? ओए होए, ये याद है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओ ये नहीं रही, ये रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपना घर दे रहा है किराए पे, आरसीएम लगेगा। तो इधर कौन आरसीएम में पे करेगा, हमारी कंपनी। तो बेटा देखो ये कंपोजिशन वाले में तो मिलना नहीं है, इन्हें हो गया। इधर आ जाओ, रेसिडेंशियल हाउस टेकन ऑन रेंट फॉर एमडी, ITC is available on site and are used in the course of furtherance of business। बट ये आरसीएम में आपको पता है, मैंने आपको बताया था आरसीएम में पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको क्रेडिट मिलेगा। तो पहले ऊपर क्रेडिट ले लिया उनने 4.5 का, रे आईटीसी लेस करी, और यहाँ उनने रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे भी करना दिखा रहे हैं। मैंने आपको बोला था बेटा आरसीएम में आपको क्रेडिट भी मिलता है और पे भी करना पड़ता है। तो आईटीसी में तो लेस कर दिया नीचे, अब रिवर्स चार्ज में जितना जीएसटी भरना है वो ले लिया। तो देखो ये लिखा हुआ है आईटीसी इज ओनली यूटिलाइज्ड ऑन पेइंग ऑफ द आउट टैक्स। इनको आपने, अच्छा और बता इसमें तो और आगे की बात बोल दी है। आपको याद है टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे आरसीएम के केस में, अगर सर्विस है तो डेट ऑफ पेमेंट या 61st डे, विच एवर इज अर्लियर। इस केस में मई आ रहा है इसलिए आप ले पा रहे हैं। तो ये आपने यहाँ ये ऐड कर दिया, तो ये आपका टोटल मिनिमम नेट जीएसटी पेपर इन कैश आ गया। आईटीसी घट गई कौन सी वाली, 4,500 4,500, नीचे ऐड भी हो गई है, और ऊपर फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स सप्लाई। आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट दिस क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग हिल ना जाओ। हिलाने के लिए नहीं बेटा, आपको जगाने के लिए है कि देखो अगर उसको पूछना रहा आपसे भी थोड़ा सा कठिन, वो कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। बट ये टॉप लेवल है, इससे ऊपर लेवल नहीं आना, और आपको उसके नीचे के ही आएंगे। तो यहाँ आपकी क्लास होती है खत्म और आपकी मेहनत होती है शुरू। आपको करना क्या है, बस वो 5th क्वेश्चन नूतन वाला नहीं करना है, बाकी सब आपको करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन शीट भेज रहा हूं। हाँ बेटा, क्वेश्चन बैंक भेज रहा हूं बेटा।
हाँ बेटा गरिमा सही है, कंपोजिशन स्कीम पे नहीं मिलता। मैं आप लोग को बेटा ये भेज रहा हूँ, मैं आपको ये रब कर दूं। एक मिनट एक मिनट बेटा, मजा आया सर आज बहुत, वेरी गुड गरिमा बेटा। सुनो बेटा, बहुत सारा रिवीजन हो गया। गरिमा बेटा और जितने भी मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मेरे को आपके रिव्यूज आज के लेक्चर, क्योंकि मेरे को उसके हिसाब से आगे के लेक्चर लगाना है। आप प्रैक्टिस सेशन करना है, आप मेरे को, आपको कैसा लगा ये मेरे को मोबाइल पे, मेरा नंबर है आपके पास, उस पे आपको क्या करना है, मेरे को रिव्यू भेजना है कि सर अब मजा आ रहा है, तो हम ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आरसीएम चैप्टर पढ़ के आप लोग आएंगे, ठीक है? सारे बच्चे प्लीज मेरे को, मेरा नंबर आपको मिल गया होगा या ग्रुप में से निकाल लेना, प्लीज आप मेरे को आज रिव्यू देना फर्स्ट लेक्चर का, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो थैंक यू बेटा, गुड बाय।